बैठ जाइए सेटल हो। आवाज़ आ रही है लास्ट तक? हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी भाई? ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार या उसके आसपास के एरिया से यहाँ आए हैं? क्लास के लिए नहीं, शिफ्ट हो गए हैं, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। शिफ्ट हो गए हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी मेंटरशिप का हिस्सा बने हैं लेकिन मुखर्जी नगर से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली नोएडा आए हैं? ये भी ठीक ठाक नंबर है। करोल बाग भी शामिल कर लें तो ठीक। तो आप सभी को मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ लोग जानते ही होंगे। मेरा नाम दीपांशु है और मैं मेंटरशिप की एकेडमिक जितनी भी चीज़ें हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। एंड आई विल बी केटरिंग, या आपका जो लास्ट रिजॉर्ट होगा मेंटरिंग प्रोसेस में, वो मैं रहने वाला हूँ। बाकी आप सभी के साथ मेंटर्स अटैच होंगे। इंटीग्रेटेड के कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड के थे? और जो एकदम नए हैं केवल डीएमपीपी के लिए आए हैं वो लोग कितने हैं? ठीक। ठीक है, तो अभी आप लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, करीबन 250-300 लोग हैं। और इसके अलावा बाकी ऑनलाइन में देख रहे होंगे सारे जितने भी बच्चे। तो आप सभी का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में, प्रीलिम्स में। और कोशिश करेंगे कि जो 25 मई को होना है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। रिग्रेसली तैयारी तो शुरू कर ही रखी होगी। हाँ? कितने लोग कोशिश में है कि सर अब कर देते हैं, टाइम हो गया है थोड़ा? है भाई? कितने लोगों को लगता है कि सर अब टाइम आ गया है तैयारी का? बस यही जानना था मुझे, है ना? ठीक है। ठीक है, कोई बात। कितने लोगों को लगता है कि अभी 25 के अटेम्प्ट के लिए हमारी तैयारी अच्छी है और अभी और अच्छी करेंगे तो चांसेस बहुत अच्छे हैं इस साल? हाँ? ठीक है। आधे अधूरे हाथ मत उठाइए भाई। हाँ? आधे अधूरे हाथ उठाने से खुद का कॉन्फिडेंस आप लोग कम कर रहे हैं। हाउ विल दिस वर्क? है ना? कॉन्फिडेंस जब हो तो कोशिश करिए इतना हो कि हाँ, अपने ऊपर ट्रस्ट पूरा होना चाहिए। बाकी प्रोसेस जो भी हो वो ठीक है ना, वी कैन मैनेज दैट। लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट हमेशा इतना होना चाहिए कि हाँ, हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड तो इस इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम चल रहा था, इसमें हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी को कैटर करने की कोशिश की थी। आपका कल टेस्ट भी था, कितने लोगों ने लिखा था? बस यहीं पे मुझे प्रॉब्लम आ जाती है कि इतने कम लोग क्यों लिख रहे हैं। हाँ? ठीक है, बहरहाल अभी अपन प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे कम्प्लीटली। एंड इसीलिए ये जो कोर्स है इसका नाम डीएमपी प्रीलिम्स 2025। अच्छा, आप लोगों में से कौन बता सकता है कि ऐसा क्या अलग करना है अभी कि केवल प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ना है भाई? क्या लगता है अभी क्या करना पड़ेगा कि मेंस वाली चीज़ें कैसे छूटेंगी? कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि प्रीलिम्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? हाँ? कौन से टेस्ट अभी प्रैक्टिस करने हैं? मेंस का कुछ करना है कि नहीं करना है? कब तक पढ़ सकते हैं मेंस का? और सर, हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो अभी एक बार मैं प्रोग्राम को ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ या किन किन चीज़ों पर काम करेंगे आपके साथ। और इसके बाद जितना समय मिलेगा उस हिसाब से डाउट सेशंस करेंगे, ठीक है? या आप लोगों के डाउट्स लेंगे एंड विल क्लियर। तो आप लोग सभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं? कोई है ऐसा जो ऑनलाइन मोड का स्टूडेंट है बट केवल क्लास के लिए आया है? ठीक। तो एक तो लाइब्रेरी आप लोगों के लिए नोएडा सेंटर पे अवेलेबल है, इसके साथ साथ करोल बाग। और बाकी हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं, इवन प्रयागराज, लखनऊ, इंदौर, जयपुर, इन सेंटर्स पे भी ऑफलाइन मेंटरशिप लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो आप लोग जिस भी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, आप लोग वहाँ पे अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको शिफ्ट अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हम लोग कोशिश में हैं, आई एम नॉट कमिटिंग बट विल ट्राई, कि इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग तक, अगर शिफ्ट्स का मुझे लगता है कई लोगों का डाउट होगा कि सर शिफ्ट कैसे मिलेगी दूसरी, तो उसी चीज़ को लेकर के प्रोविजन बनाने की तैयारी में है। वी विल सून इन्फॉर्म यू कि अगर इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रावधान या कोई भी प्रोविजन हम लोग बनाते हैं वो आप लोगों तक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग पढ़ाई करिए और शिफ्ट से रिगार्डिंग जैसा भी होगा वो हम लोग जल्दी इंश्योर करेंगे। इसके अलावा एक शेड्यूल आप लोगों को मिला होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि शेड्यूल हेक्टिक है? नहीं, मेरे पास तो बहुत ही क्वेरीज आ गई कि सर इतना हेक्टिक शेड्यूल कैसे बन सकता है, कौन पढ़ेगा? है भाई? शेड्यूल आया सबके पास? ठीक है। तो आज एक तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसको कवर कैसे करना है, और जो आपके टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, उनका सिलेबस कैसे रहने वाला है या कैसे डिवाइड होंगे सारे के सारे टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इस शेड्यूल से
थोड़ा बहुत साइड हटके या अपने हिसाब से कुछ इसमें ऐड करके या इससे सब्सट्रैक्ट करके कवर करना चाहता है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। ठीक है, तो आज 20th जैन है और सिलेबस में स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी एंड हिस्ट्री मॉडर्न। जो सोर्सेज मेंशन्ड है इसमें स्लैश लगा है। स्लैश का मतलब है कि इसमें से कुछ रिसोर्सेज आर नॉट एवरी रिसोर्स, बट इसमें से कुछ रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। कितने लोगों ने मेरी पहले भी क्लासेस देखी हैं? तो देखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैपिंग सेक्शन के लिए आप ऑक्सफोर्ड एटलस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करंट ओरिएंटेड होके भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपकी जो मैगजीन आती है डीकैट, उसमें लर्निंग थ्रू मैप्स एक सेक्शन होता है, देखा आप लोगों ने, है ना। तो जितना भी मंथ का अभी तक कंपाइलेशन आया है या जितनी मंथ की मैगजीन आप लोगों के पास होंगी, तो लर्निंग थ्रू मैप सेक्शन प्लीज़ गो थ्रू करिए हर महीने, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की या साउथ अमेरिका की, फॉर एग्जांपल मैक्सिको में कोई न्यू प्लेस न्यूज़ में है, हो सकता है वो लर्निंग थ्रू मैप के आप तैयार कर पाए, ठीक है। तो एक तो ऑक्सफोर्ड एटलस, जो स्टूडेंट्स एटलस आता है। एक बच्चा पूछता है कि सर ग्लोब खरीद ले क्या, ग्लोब से भी हो जाएगा? तो ग्लोब नहीं लेना है, केवल पढ़ने के लिए एटलस ले लेंगे आप लोग, ऑक्सफोर्ड एटलस। और इसके अलावा अपने रूम्स में मे बी थोड़ा सा डिटेल्ड पॉलिटिकल मैप या वर्ल्ड मैप ऐसे ही मतलब निहारने के लिए कि याद हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। सोते उठते बैठते समय खाते समय वो दिखता रहेगा ना, तो पिक्चराइजेशन हो जाता है ना, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, क्योंकि मैपिंग का सेक्शन ही है सारा। पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में, जितना दिमाग के सामने आंखों के सामने वो चीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को याद होने की टेंडेंसी होती है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस और डी कैट में लर्निंग थ्रू मैप सेक्शन। इसके अलावा आप लोगों के शेड्यूल में एक टेस्ट स्पेसिफिकली हमने मैपिंग बेस्ड रखा है। वन स्पेसिफिक टेस्ट विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ जीएस विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैपिंग सेक्शन, तो वो आपके शेड्यूल में बीच में आएगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है सी सेट के कुछ वीकली टॉपिक्स, तो ये पूरे वीक में आपको कवर करने हैं डेली बेसिस पे। मैं ना टेस्ट का एक सेक्शन बना देता हूँ कि टेस्ट किस तरीके से होंगे और कौन कौन से टेस्ट हैं आपके। तो सबसे पहला टेस्ट आपका डेली टेस्ट जनरल स्टडीज 1, 30 क्वेश्चंस का होगा। दिस टेस्ट विल बी ऑफ 30 क्वेश्चंस और डेली होगा। ये डेली का मतलब है कि आज अगर आपने कुछ पढ़ा, कई स्टूडेंट्स के डाउट थे तो मैंने मैसेज में क्लियर भी किया, योर फर्स्ट टेस्ट इज शेड्यूल फॉर 21 जैन, यानी कि कल एक टेस्ट होगा जो कि इन टॉपिक्स के बेसिस पे होगा। गेटिंग इट? तो नेक्स्ट डे पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि जो आज पढ़ने का है वो उसी का टेस्ट आज के आज हो जाएगा, नहीं। इस डे 1 के बेसिस पे टेस्ट डे 2 पे होगा। तो ये 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 12, 12 एंड 6 का रेशो रहने वाला है, ठीक है। 12 जीएस का कोई एक जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है इस बार, फिर 12 क्वेश्चंस हिस्ट्री के होंगे एंड 6 करंट क्वेश्चंस विल बी ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन सा? बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट हैपेंड इन जुलाई मंथ। तो इसके बेसिस पे जब तक ये मैगजीन कवर होगी आपकी, आपके इस बेसिस पे क्वेश्चंस ऐड होते रहेंगे। तो ये करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपका सेकंड टेस्ट जो होगा, इट विल बी डेली सी सेट टेस्ट। सी सेट की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना? भले ही क्वालिफाइंग पेपर है, 67 के अराउंड मार्क्स रिक्वायर्ड है, लेकिन उतना ही कंपैरेटिवली टफ है। कितने लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का? कितने लोगों को सी सेट क्वालिफाइड था? 50% से ज़्यादा हाथ कम हो गए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, डोंट टेक सी सेट लाइटली, वरना सी सेट ने आपको लाइटली लिया तो गड़बड़ जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि सी सेट में इतना फोकस रखेंगे सो दैट हम लोग 50+ क्वेश्चन या 50 के आसपास क्वेश्चन सी सेट में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा सी सेट को कि कैसे ध्यान देंगे उस पर, बट प्लीज़ फोकस रखना है सी सेट पे। तो इसी के डेली 10 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसका रेशो 6 होगा क्वांट प्लस रीजनिंग एंड +4 आरसी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। इसके अलावा मैं इतने टेस्ट बता दे रहा हूँ, कितने लोगों को लगता है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम के लिए? 100% लोगों को लगता है। कितने लोग लगा रहे हैं लगातार टेस्ट? ये नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है, जितने लोग लगा रहे हैं टेस्ट, है ना। तो मेरी सोच, बट जो मैं सोचता हूँ या जो मेरे दिमाग में है कि यार टेस्ट तो लगाना जरूरी है, पर क्या मैं लगा रहा हूँ?
दोनों के बीच जब तक कोहेरेंस नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस करिए, जो आप सोचते हैं उस हिसाब से मेहनत भी करें। इफ़ यू आर थिंकिंग कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लगाइए, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट है वीकली टेस्ट है। अब इसी वीकली टेस्ट में दो डिविजन्स हो जाएंगे। हो सकता है किसी वीक आपका केवल सीसेट का टेस्ट होगा एंड किसी वीक जीएस का टेस्ट होगा, GS 1। और ये टेस्ट जो है, ये दृष्टि टेस्ट सीरीज जो है, ये उसी के टेस्ट है ना। कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आया था या मे बी डाउट्स है कि सर ये जो टेस्ट हमें प्रोवाइड होंगे मेंटरशिप में, क्या ये अलग से टेस्ट हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो हमें मिलती है। आप लोगों में से कुछ फाउंडेशन स्टूडेंट्स होंगे, तो वो फाउंडेशन स्टूडेंट्स को दृष्टि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस रहता है ना। तो इट इज़ द सेम टेस्ट सीरीज, बस मेंटरशिप में उसकी डेट्स हो सकता है कि कुछ अलग होंगे। अब इसी चीज़ में एक चीज़ मुझे ध्यान आती है ना, आई रिमेंबर स्टूडेंट्स स्कोरिंग 200 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, है ना। आप लोग भी देखते होंगे, है ना, लीडर बोर्ड पे लीडर है 200 नंबर वाला। मैंने ऐसे पता नहीं शायद कुछ 5-6 नाम नोट डाउन करके रखे थे सेपरेटली लास्ट ईयर, और फिर मैंने देखा जब रिजल्ट इस साल का, जो बच्चे हमारे प्रोग्राम में थे एंड वेदर दे क्वालिफाइड प्रीलिम्स और नॉट, तो वो नहीं थे। सोच रहे हो, एक भी नहीं था। 200 में से मैंने 6-7 नाम नोट किए थे बस, है ना। लोग तो काफ़ी थे बट मैंने 6-7 नोट किए थे। आई मेट दम पर्सनली, लेकिन उसमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टेस्ट में 200 में से 200 लाने पे भी नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, ठीक है। तो चीटिंग है सरासर, है ना, बेईमानी है। आप लोग तो सब अच्छे बच्चे, मुझे लगता है नहीं करेंगे चीटिंग, है ना, सब अच्छे बच्चे, ठीक है। नो सर, अच्छा चीटिंग नहीं करेंगे, नो था क्या? साउंड कम है, एनर्जी नहीं आ रही, अभी आ रही है भाई? अब लास्ट तक सुन रहा है सही से? ठीक। मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं रहेगी 24/7, ठीक है। प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन। आप लोगों के डाउट्स रेजोल्यूशन में, आप लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश में, या कितने बजे तक बैठना है, आई एम वेरी एक्टिव पर्सन, डोंट वरी। तो इसका क्या करेंगे, एक तो बाई चांस कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत शौक होता है कि मैं हमेशा फर्स्ट करूँ, तो उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और आप लोग ये कोशिश करेंगे, एवरीवन विल ट्राई कि फेयर फेयर, है ना, फेयर प्रोसेस हो पूरा। और जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो कुछ टेस्ट लगा के बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी वीकली टेस्ट है 2507, तो हो सकता है कि फाउंडेशन में उन बच्चों ने वो लगा रखा होगा या सोल्व कर चुका होगा। या तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चीज़ को, उसको पेपर को उस इंटेंशन के साथ अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने उस पेपर को सोल्व भी कर लिया है, आप लोगों ने उस पेपर को आंसर्स भी देख लिए होंगे, एनालाइज भी कर लिया होगा, तो आपको आंसर्स याद है, ठीक है। तो आंसर याद है, अब आप वो पेपर लगाने बैठेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। तो या तो अवॉइड करिए, तब तक आप कोई और क्वेश्चन पेपर उठा करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप भी एक कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं जब तक बाकी लोग उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे से भी ध्यान रखेंगे। और फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं मैं मेंटरशिप शेड्यूल के साथ टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग, आपकी जो टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल चल रहा है, आप लोगों की जो क्लासेज में फाउंडेशन में टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल चल रहा है, उसको ना फॉलो करके हमारे साथ चलिए। हमारे शेड्यूल में भी आप वो सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज़? ठीक। ये टेस्ट सारे के सारे जो भी होंगे, हो सकता है किसी दिन 2 टेस्ट भी हो, है ना। सुबह की शिफ्ट में जीएस का है, शाम की शिफ्ट में सीसेट का है, और ये सारे टेस्ट ऑफलाइन मोड में होंगे। मेरे को आया ऐसा कि ठीक है सर, है ना। तो ऑफलाइन मोड में करेंगे सारे लोग, ठीक है। और संडे को प्रोबेबली ये टेस्ट ज़्यादातर शेड्यूल्ड होंगे। एंड एक दिन पहले आपके पास, आज भी कल के टेस्ट का मैसेज आज शाम तक, रात तक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वी आर ऑन इट। और एक दिन पहले, जैसे जिस भी दिन टेस्ट है, टेस्ट डे से एक दिन पहले आपके पास मैसेज आया करेंगे, आते थे इंटीग्रेटेड में, है ना। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और ऑफलाइन के लिए आप लोगों को क्लासरूम भी डिटरमाइन किया जाएगा ऑफलाइन टेस्ट के लिए, कि आप लोग कौन सी क्लास में टेस्ट देंगे। फिर वही प्रोसेस, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आप ओएमआर लेंगे और बिना चीटिंग करें, ठीक है, बिना साइड वाले के आंसर्स देखे, क्योंकि एट द एंड टेस्ट आपका हो रहा है, ठीक है। मिलकर करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो कोशिश करेंगे कि अपना अपना टेस्ट दे करके और वही ओएमआर सबमिट करके आप लोग चले जाएंगे, और विद इन 1 वीक हम कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट आपके सामने। ये भी ट्राई करेंगे कि एक रैंक लिस्ट बने, ठीक है, कि इतने हज़ार बच्चों में से, 5,000 करीबन बच्चों में से कितने लोग उस टॉप लिस्ट में आए हैं। लेकिन अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो हो सकता है वही 5-6 नाम बार बार दिखेंगे, और वही 5-6 नाम यूपीएससी के रिजल्ट में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करेंगे कि फेयर चांस लेकर के ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये ठीक है आप लोगों के लिए कि ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे सभी। डेली टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। डेली टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, इधर जीएस इधर सीसेट, इधर और इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होंगे आपके, जीएस का है या सीसेट का है, वो ऑफलाइन, ठीक है। अब से तो अब इस शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें क्लियर है आप लोगों को
कि इसके बेसिस का टेस्ट कल होगा। तो कल आप लोग एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो आप लोगों ने आज पढ़ा है उसके बेसिस पे। अभी शेड्यूल में कुछ लोगों को लगेगा या कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार ये थोड़ा हेक्टिक है। तैयारी भी हेक्टिक ही है, आसान तैयारी तो नहीं है यूपीएससी की। हाँ, हो सकता है कि मेरा ये पॉलिटी वाला पार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, मेरी तैयारी भी अच्छी है और जब मैं पेपर सोल्व करता हूँ पॉलिटी के तो आई एम मच कंफर्टेबल इन इट। तो हो सकता है आप पॉलिटी को कंपैरेटिवली कम समय दे करके यहाँ पे और आप उस शेड्यूल को ले आएंगे जो आपका कम तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई और शेड्यूल लेकर के आ जाऊँ। मेरा पॉलिटी तैयार है, मैं पॉलिटी को टाइम ना दे करके किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे देता हूँ। अब इस चीज़ में आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर मैंने एनवायरनमेंट फिट कर लिया, एनवायरनमेंट मेरा बहुत प्रिपेयर नहीं है, पॉलिटी की जगह पॉलिटी मेरा अच्छा है, स्टैटिक सब्जेक्ट है ज़्यादातर, मैंने तैयार कर रखा है। आप कहेंगे कि सर ये वीकली टेस्ट या फिर ये डेली टेस्ट में तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाएगी। फिर तो आ सकता है नहीं डाउट कि सर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ पॉलिटी और मेरे मार्क्स कैसे आएंगे फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैं जब सॉल्व करूँगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी ये बात बोलता हुआ आया हूँ कि हर चीज़ आपकी तुरंत पढ़ी हुई क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। यूपीएससी में भी जब आप लोग अटेम्प्ट देने जाते हैं कोई मतलब लगभग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने फ्रेशली नहीं पढ़े, हो सकता है पिछले 10, 15, 20 दिन में नहीं पढ़े। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ? आपको लगा कि आपका पॉलिटी प्रिपेयर्ड है, अब उसी प्रिपरेशन के बेसिस पे आप ये जज करिए कि ठीक है अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ पॉलिटी, आई रादर ब्रिंग एनवायरनमेंट इन। और जब मैं पॉलिटी के डेली टेस्ट जब कर रहा हूँ उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे लिए कंफर्टेबल क्वेश्चन होने चाहिए, है ना, क्योंकि तैयार है इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। तो एक तो आप उस बेसिस पे जज करेंगे। दूसरा, हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ मैं आप सभी को कि क्वेश्चन दो ही तरह के मिलेंगे, या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होता है। सोल्व हुआ तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक रेडी है अभी के लिए फिलहाल, लेकिन नहीं हुआ अब आप उसको तैयार कर लेंगे। कहाँ से तैयार कर लेंगे, कहाँ से, एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तुरंत एक्सप्लेनेशन गो थ्रू करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके लिए नई पॉइंट्स होंगे या जो भी नई बातें होंगी आप तुरंत उनको नोट डाउन करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड आई वाज अनेबल टू सॉल्व इट। ये हुआ ही नहीं मेरे से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन आया, आपने इसका जब देखा एक्सप्लेनेशन जा करके तो आपने एक तो उसको रीड किया एक्सप्लेनेशन को, दूसरा जो उसमें न्यू पॉइंट थे आपके लिए कोई भी नई जानकारी थी आपने उसको आइडेंटिफाई किया और छोटा छोटा करके कहीं पे नोट डाउन कर लिया, एटलीस्ट गो थ्रू कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक कंपैरेटिवली आप लोगों के लिए ज्यादा तैयार। पॉलिटी पढ़ा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा तैयार तो हो गई, हो सकता है पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा वो तैयार नहीं था या उससे जो इन्फॉर्मेशन पूछी वो मेरी प्रिपेयर नहीं थी। बट हम क्या करेंगे, हम लोग उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, कुछ नए पॉइंट्स जो होंगे उसको हाईलाइट करेंगे या मार्क करेंगे, उसको रेडी करेंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जो है वो मेरा बेटर प्रिपेयर्ड है इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। तो एट द एंड पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स आप वैसे भी गो थ्रू कर लेंगे अगर आप उसको शेड्यूल के हिसाब से ना पढ़ के टेस्ट के गो थ्रू कर रहे हैं बस। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है। और प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ये चीज आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना कि कितना पुराना पढ़ा हुआ मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, उतना ही ज्यादा आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, क्योंकि हर चीज फ्रेश पढ़ी हुई नहीं आएगी, बहुत पुरानी पढ़ी हुई चीज भी आएगी। हो सकता है मेरा सबकॉन्शियस, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो फिट है। फील करते हैं आप लोग, जब मैंने इंटीग्रेटेड में समझाया था आप लोगों ने फील किया इस चीज को कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान आ जाती हैं। ऐसा नहीं लगेगा, 100% श्योरिटी नहीं आएगी कि सर ये अभी पढ़ा था या अभी मैं 100% श्योर हूँ। आपको लगेगा शायद ये ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज के बेसिस पे होता है। ठीक है, कॉन्शियस नॉलेज नहीं होती है, सबकॉन्शियस, और उसको जब आप अप्लाई करते हैं ना, इंडक्टिव जनरलाइजेशन बोलते हैं उस चीज को, इंट्यूशन। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं एंड इफ यू आर चेंजिंग थिंग्स कि आप शेड्यूल से हटके कुछ और फॉलो करने की कोशिश में है तो टेस्ट स्किप ना करें। हाँ, पढ़ना उस सब्जेक्ट को तुरंत उस टाइम पे मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन टेस्ट स्किप नहीं करेंगे, टेस्ट देंगे ही देंगे। और ऐसा ही इन टेस्ट के साथ भी है जो ये वीकली टेस्ट। शेड्यूल की को लेकर के इस अभी तक की बातें क्लियर हैं कि कैसे फॉलो होना है शेड्यूल। इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद शेड्यूल से नेक्स्ट चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल में किसी को और कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? हाँ, वीकली दिया है, उसी में से शुरुआती कुछ टॉपिक्स है जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये शुरू में आ जाएंगे, या डेली टेस्ट के, ऐसे करके मतलब सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं करेंगे शुरुआत में कि देखो आरसी इज कॉमन, ऐसा नहीं करेंगे कि मिसिंग नंबर डे 1 पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आ भी जाता है तो क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड मैं आप लोगों के साथ अब जब भी सेशंस लेंगे तो बहुत ही रिपीटेडली इस्तेमाल करूंगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को कैसे जज करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, और आपका आंसर ठीक होता है कि नहीं होता है।
वीकली टेस्ट में पॉलिटी और हिस्ट्री आएगा। जो आपने पढ़ा इस वीक में आपका पॉलिटी है फर्स्ट हाफ एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके बेसिस पे आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या नोट्स वगैरह हम डिटेल, अगर आपको ये लगता है कि हर टॉपिक के नोट्स दे देने चाहिए और आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है ना। एक तो मैं कुछ ही टॉपिक के जो आपको हमें लगता है कि यार ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है या किसी नोट्स में पर्टिकुलरली अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों के लिए कुछ वैल्यू एडिशन नोट्स हम आप लोगों को श्योरली प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं, आप लोग जो भी रिसोर्सेज अभी तक फॉलो करते आए हैं, प्लीज़ उन्हीं का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा नई नई नोट्स के चक्कर में हो सकता है कि आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, आपने कोई एक सर्टेन नोट्स या सर्टेन बुक फॉलो कर रखी है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लक्ष्मीकांत बुक ना, सब जानते हैं कि मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो कर रखी है। अब आपको कोई दोस्त आकर के आपने देखा साइड में पढ़ रहा है कि यार कोई एक्स कोचिंग का या कोई एक्स बुक पढ़ रहा है ना, कोई डीडी वसु पढ़ने बैठा है, कोई सुभाष कश्यप पढ़ने बैठा है, आपके मन में भी आएगा यार इसमें ऐसा क्या है कि ये भी पढ़ रहा है, चलो मैं भी पढ़ के देख लेता हूँ। प्लीज डोंट योर वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। कोई भी चीज लगभग एक बार पढ़ी हुई मान के चलिएगा कि वो नहीं पढ़ी आपने। आप अगर उसी लक्ष्मीकांत को दोबारा टाइम देंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, वो ज्यादा फ्रूटफुल है रादर देन रीडिंग अदर रिसोर्स। अपने आप को लिमिट करना बहुत जरूरी है इस चीज में। स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर मैं लिमिट नहीं कर पाता हूं, मेरा मन कर ही जाता है कि ये पढ़ लूं या ये बुक पढ़ लूं या एक्स नोट्स पढ़ लूं। वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज में। प्लीज रिवाइज एनी बुक टू द मैक्सिमम। सबसे बोरिंग एक्सरसाइज है रिवीजन, कितने लोग मानते हैं, है ना। सेम चीज बार 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 बार, किसी का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा तो वो तो कहेगा कि सर मैं तो थक गया हूँ ये बुक्स पढ़ पढ़ के। लेकिन ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे रिवीजन में ही कमी है, क्योंकि उसी बुक से पूछी हुई चीजें मैं प्रीलिम्स में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, वहीं से पूछा गया, है ना। जब बाद में दोबारा उसको पढ़ने बैठा और फिर देखा यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, दिमाग में आ गया यार ये क्वेश्चन तो पूछा था यूपीएससी ने सर, एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट बिकॉज रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई भी चीज क्लियर तब होती है, कोई भी चीज के लिए 100% श्योर आप तब होते हैं जब आपने रिवाइज कर रखा है ना। हर बार क्वेश्चन सोल्व करते हुए लगेगा सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ब्लर्ड ब्लर्ड याद आता है चीजें ना, कि सर श्योर नहीं हूँ, ये देखा लग रहा है कि हाँ ये देखा है कहीं बट आई एम नॉट श्योर। तो श्योरिटी रिवीजन से आती है, ठीक है, रिवीजन से आएगी और प्रैक्टिस से आएगी, बिकॉज यू विल बी प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी कि यार इस क्वेश्चन में कैसी ट्रिक्स लगी, कैसे गलत करवाने की कोशिश करी क्वेश्चन ने में से, और बट मैंने उसको टैकल किया। यही चीज आपको यूपीएससी में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। सो नई चीजों पर बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम लोग कुछ प्रोवाइड करेंगे बट वो टेबुलर फॉर्म में ही होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल होगा, ताकि आप जल्द से उसको गो थ्रू कर पाएं टिट बिट्स टाइप। ऐसा नहीं होगा कि कोई डिटेल्ड नोट्स आप लोगों को बना, जैसे मेंस में कॉन्सेप्ट नोट्स हम लोगों ने दिए थे वो डिटेल्ड थे बिकॉज वो रिक्वायर्ड थे आप लोगों के लिए उस समय पे, क्योंकि आप तब कुछ पढ़ सकते थे। कोई कॉन्सेप्ट आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है इसको इलेबोरेटिव करके एक ही जगह से उसको एक पॉइंट ऑफ सोर्स से पढ़ना है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट नोट्स उस समय दिए थे आप लोगों को। शेड्यूल से रिलेटेड कोई और डाउट? नहीं, अगर स्पेक्ट्रम मान लेते हैं कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, केवल सेलेक्टिव चैप्टर जो ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे केवल उतना स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे तो जरूर मतलब काफी होगा। अदरवाइज नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इट विल बी सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं, क्विक बुक। देखिए जब आप लोग आते हैं, है ना, आप लोगों ने कोई एक रिसोर्स पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इफ आई विल ट्राई टू चेंज योर रिसोर्स, तो वो बहुत ही एकदम से कंपल्शन आएगा और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज चेंजिंग अ रिसोर्स एट एनी मोमेंट कैन बी वेरी डिजास्टर्स, ठीक है। तो क्या करंट अफेयर्स पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। इस सब के बाद कुछ चीजों पे हम अलग से सेपरेटली बात करेंगे, डोंट वरी। क्विक बुक में पढ़ सकते हैं, आपकी दृष्टि नोट्स जो है उसमें पढ़ सकते हैं ना। इंडिया एयर बुक शेड्यूल में मैंने डाली है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। कल तक या परसों दोपहर तक आप लोग एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हाँ। मैं टाइम टेबल अभी पूरा बनवाऊंगा कि पूरे दिन में क्या क्या करना है, उसके बाद मेंटर मेंटी एलोकेशन, ठीक है। आप लोगों का अभी जो डीएमपीपी का कोर्स है उसमें 2 से 3 दिन में वी विल ट्राई के एक मेंटरशिप का टैब जो इंटीग्रेटेड में भी था, है ना, एक मेंटरशिप का टैब आएगा इसमें, जिसमें 2 चीजें विजिबल होती हैं, ठीक है। मैं अभी समझा देता हूं, जब आपके सामने वो आएगा तो आप इस चीज को बहुत रिलेट कर पाएंगे। टिकट्स एंड सेशंस। टिकट, यहाँ पे आप एक टिकट रेज कर सकते हैं, आपको जो भी मेंटर अलॉट होगा उस मेंटर को ये टिकट रीच हो जाएगा, ठीक है। फिर वो मेंटर आपसे बात करेगा या आप उससे जाकर के डायरेक्टली मिल सकते हैं। हो सकता है लाइब्रेरी में जब आप, अभी मैं बाकी जितने भी मेंटर्स हैं यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे हम लोग लेकर के आएंगे, ताकि ऐसा ना रहे कि सर मेरे मेंटर तो वहाँ रह गए, है ना। वो सबका रोटेशन होगा सो दैट आप जिससे भी मिलते हैं वो आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल रहें।
तो या तो आप जा रहे हैं मेंटर के पास तो आप एक टिकट रेज कर सकते हैं सो दैट वो उसका अकाउंट रख सके, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी ईजी होगा सो दैट आपके पास भी अकाउंट रहेगा कि मैंने एक टिकट रेज किया था, मेरी मेंटर ने क्वेरी रिजोल्व करी कि नहीं करी, वो सारी चीज़। दूसरा है सेशंस। सेशंस का मतलब है कि जो मेंटर आपसे मिले आफ्टर योर डिस्कशन विद द मेंटर, ठीक है, वो एक सेशन क्रिएट करते हैं जो कि आप लोगों के अकाउंट्स में भी विजिबल होगा, सो दैट आपको भी ये ध्यान रहे कि हाँ ये सेशन हमने इस दिन लिया था मेंटर के साथ। तो ये सारा का सारा ये टिकटिंग सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अभी जब भी ये एक्टिव होना होगा आप लोगों के अकाउंट्स में, हम लोग एक मैसेज बना करके भेजेंगे। यही सारा प्रोसेस जो मैंने बताया है आपको क्लास में, यही सारा लिख के भी आएगा सो दैट आपके लिए वहाँ पे भी मतलब रियलाइजेशन हो जाए कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, टिकटिंग प्रोसेस को, ठीक है। आप लोग कल तक प्रोबेबली या परसों दोपहर तक एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड होंगे, आपके जो मेंटर होंगे उस मेंटर के नाम से, तो आप उनसे मिलिए। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो ऑनलाइन मेथड से मिल सकते हैं, टिकट रेज करके मिल सकते हैं। जो ऑफलाइन है वो टिकट रेज करेंगे और डायरेक्टली अपने मेंटर के साथ जाकर के मिलेंगे। इसके बाद कुछ सेशंस जो आपके मेंटर्स भी लेंगे और मैं भी लूँगा ना, आई रेगुलरली कम। कोशिश करेंगे कि इस बार सप्ताह में या 2 सप्ताह में, गिवन दो अवेलेबिलिटी है, एक बार इंटरव्यू प्रोग्राम जो चल रहा है तो उसमें फिलहाल थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, बट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करें ताकि आपके कॉमन क्वेरीज है ना वो रिजॉल्व होते रहें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है मुझे बतानी है आप लोगों को, इधर थ्रू सच क्लासेस या फिर आपके साथ जूम सेशंस ऑर्गेनाइज करवा के वो मैं मेंटर्स के थ्रू भी काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस कोर्स में अभी दृष्टि में जब भी जनवरी एंड से प्रोबेबली एक क्विक रिवीजन क्लासेस और जीएस, ये भी आप लोगों के अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा। जस्ट इन केस आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट मुझे रिवाइज करना है या कोई एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स मुझे रिवाइज करने हैं या समझ में नहीं आए हैं, इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में नहीं आए हैं, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं इन क्लासेस को। ऐसा ही सी सेट के लिए भी एक क्विक बैच आप लोगों के अकाउंट्स में ऐड होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस मिड फरवरी से ये भी आप लोगों के अकाउंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस होंगी जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कुछ वीडियो एक्सप्लेनेशन आएंगे आपके पास PYQs के, अगर आप लोगों को वो भी गो थ्रू करने हैं तो वो भी आप लोग गो थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोगों को टेस्ट का क्लियर है कि कितने टेस्ट होंगे या डेली बेसिस पे कैसे टेस्ट होगा और वीकली बेसिस पे कैसे टेस्ट होगा? कितने लोगों को लगता है कि इस साल एग्जाम निकालना है भाई? लगता है? कितने लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं कि निकल जाएगा? 8 घंटे से ज़्यादा कितने लोग पढ़ रहे हैं भाई अभी? और ये फोकस्ड कह रहा हूं मैं, फोकस्ड। हो सकता है 8 घंटे बैठे लेकिन किताब रखी है, हाँ, दिमाग नहीं है यहाँ पे, ऐसा होता होगा ना? हाँ, कम होता है कैसे ना? ऐसा कई बार होता होगा कि किताब रखी है बट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारी इंटेंशन है दैट वी वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आपको उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आपके साइड में कोई बैठा एफर्ट्स डाल रहा होगा, हो सकता है साइड वाला भी नहीं पढ़ रहा है, उसके साइड वाला डाल रहा होगा, बट कोई ना कोई एफर्ट्स डाल रहा है आपके आसपास से ही। और आप ये देखेंगे हाँ, कई बार स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर सर ये मेरे बगल में बैठा रहता था और मुझे दिखता भी नहीं था पढ़ता हुआ, मतलब थोड़ी देर ही आता था लेकिन इसका सर निकल गया प्रीलिम्स, सर ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो जितनी देर पढ़ता था वो फोकस्ड होकर पढ़ता था। हाँ, हो सकता है हम लोग बैठे हैं किताब सामने रखी है, ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे देख रहे हैं, फिर वो सामने वो डेस्क है, ऐसे भी देख ले रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें मत करिए, ठीक है। ये तो बहुत पॉजिटिवली नहीं जाता है ना। एक तो आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसके अलावा आप सामने वाले को और साइड वालों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, फिर आपकी चेयर की आवाज़ आ रही है, वो चेयर की आवाज़ बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो आपका जो टाइम होना चाहिए वो बहुत ही फोकस्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि सर 15-16 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है भाई? हाँ, कितने लोगों को लगता है? हम अपने दिन को कोशिश करेंगे दैट वी डिवाइड इट इनटू 4, ठीक है। कोई एक जीएस का सब्जेक्ट, कोई दूसरा जीएस का सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे करंट हो सकता है, मैपिंग हो सकता है, PYQs हो सकता है एंड सी सेट, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें फिक्स हैं,
इसमें हम लोग अल्टरनेटिवली चेंज करके या फिर जैसे करंट पढ़ लिया 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया, हो सकता है कुछ मैपिंग का सेक्शन गो थ्रू कर दूँ, हो सकता है मैं कुछ पीवाईक्यूज रीड कर लूँ। सी सेट वाले सेक्शन में भी आप अल्टर कर सकते हैं, हो सकता है बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। किसी बच्चे का सी सेट बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो सी सेट की प्रैक्टिस मार्च से शुरू करे, हो सकता है वो अप्रैल से शुरू करे, तो अभी मैं सी सेट नहीं डालूंगा ना मेरे शेड्यूल में। हो सकता है कि किसी को 1 घंटे की रिक्वायरमेंट है सी सेट में, किसी को 2 घंटे की रिक्वायरमेंट है, तो दिस सी सेट कैन अल्टर एज पर योर रिक्वायरमेंट। 2024 का सी सेट का पेपर किस किसने सोल्व किया है? अगर अटेम्प्ट वहां पे नहीं किया यूपीएससी में तो अलग से। 2023 का किस किसने किया है? किया था, हुआ नहीं? तो हो गया था। सी सेट का पेपर पता है, सी सेट के पेपर की सब क्या दिक्कत है? सी सेट का पेपर है ना, बाहर आते ही हो जाता है सोल्व, है ना, ऐसा होता है ना, बाहर आते ही सोल्व हो जाता है, वहां पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कब चला गया। जब मैंने क्वेश्चन नंबर देखा तो मैं 25वें क्वेश्चन पे था, और फिर जब आप लोग अपने दोस्तों के पास आए होंगे जिसने अटेम्प्ट नहीं दिया होगा उस साल का, यार ये तो बहुत आसान पेपर है, वो बोलेगा ऐसा, वो जीएस में भी बोलेगा, उसी सेट में भी बोलेगा यार ये तो बहुत आसान पेपर है ना। फिर आप बोलेंगे उसको ठीक है एक बार क्लास में जाके बैठ के देखता ना, फिर हमारी भावनाएं समझ पाते हैं कि क्या बीती थी हमारे साथ। ठीक है, तो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सी सेट को आप लोग उसी हिसाब से टाइम दें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को जज करने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है को जज करने के लिए एक बार 2023 का अलग से बैठ के, है ना, सेपरेटली बैठ के, और एक बार 2024 का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं सी सेट के आप लोग उन सबको सोल्व करके रखें। ठीक है, तो सी सेट के लिए सबसे पहली चीज़ यही। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं या फंडामेंटल्स ऑफ सी सेट है। फॉर एग्जाम्पल जब भी मेरे को मैथमेटिक्स करना होता है तो मैथमेटिक्स में ना कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं जिनसे आप बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत आसानी पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, फोर्थ, रेशियो प्रोपोर्शन, फिफ्थ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिक्स्थ है प्रोबेबिलिटी, सेवेंथ है बोर्ड मास, पता है बोर्ड मास, एट्थ है यूनिटरी मेथड। जानते हैं यूनिटरी मेथड कि 5 सेब 100 रुपए के हैं तो 1 सेब कितने रुपए का, 3 सेब कितने रुपए के ना, ये यूनिटरी मेथड है। मतलब कैलकुलेशंस को इधर से उधर जब हम पहुंचाते हैं वो यूनिटरी मेथड, सिंगल डिजिट में जो काउंट करना होता है सिंगल यूनिट के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या बाकी क्वेश्चन सोल्व करने में आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शॉर्ट ट्रिक्स। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को लेकर के ना अगर कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए फॉर्मूलाज या ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, और कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी पेपर में आप बैठ के ना 12 गुना 13 भी गलत कर देते हैं, होता है ना, जब मेन एग्जाम में बैठते हैं तो 12 गुना 13 भी गलत हो जाता है, और वो मतलब 12 गुना 13 तो फिर भी टफ है ना, 5 गुना 6 भी गलत कर देते हैं बच्चे। मैं आते हैं जब बच्चे कई बार कि सर पता नहीं क्या हुआ मैंने 35 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर में एकदम स्मूथली माइंड वर्क करेगा बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस जितनी भी हैं ना, कुछ स्क्वायर्स पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ क्यूब्स पता होने चाहिए, फिर इसी हिसाब से रूट्स पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशंस याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पता है, हो सकता है आप लोगों को लगेगा सर ये तो वो पूछता ही नहीं है, वो पूछता नहीं है, लेकिन जो वो क्वेश्चंस पूछता है उसमें सोल्व करने में हेल्प करता है। मेरे को सी सेट में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ 80, तो मेरे को 50 के आसपास पहुंचने की कोशिश करनी है। जो चीज़ मैं सोल्व करने बैठा ना, मैंने 12 गुना 13 सोल्व करने बैठा, इसमें हो सकता है मुझे कुछ सेकंड्स लगेंगे, किसी किसी को मिनट भी लग सकता है ना, लेकिन अगर ये मुझे याद है तो मैं इमीडिएटली विद इन सेकंड्स आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा टाइम सेव हो जाता है, सो दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बाय मी इन सी सेट इंक्रीजेस। कई कोई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है सी सेट में, सर हम लास्ट तक पहुंचे ही नहीं, हम 80 क्वेश्चंस तक पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि सर शुरुआती क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा समय लग गया और मैंने उन क्वेश्चंस में भी टाइम दे दिया जो मेरे से सोल्व होने वाले थे नहीं। सी सेट के पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एक तो डिफिकल्ट आएगा, दूसरा लेंथी क्वेश्चन आएगा, तीसरा है सोल्वेबल कि भाई ये तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं अगर इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ ना, आपने देखा सिटिंग अरेंजमेंट है ना, 8 लोगों को बैठाना टेबल पे, सामने आएंगे तो तुरंत बैठा देंगे, लेकिन जो वो क्वेश्चन पूछता है वो नहीं हो पाता, वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, लाल के सामने पीला आ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, वो टाइम लग जाता है। हमारा लालच होता है सर 3 क्वेश्चन अटैच है उसके साथ, एक बार अगर बैठा दिया
एक बार अगर बैठा दिया सही में तो 3 सवाल मिलेंगे, और अगर एक भी बंदा गलत बैठा दिया तो तीनों सवाल गलत हो जाएंगे। ये नहीं सोचते होंगे, केवल ये सोचते हैं कि सर बैठाना जरूरी है, बस 3 सवाल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके उसमें 8-10 मिनट चले जाते हैं कई बार। हाँ, आपके 5-5, 6-6 मिनट चले जाते हैं कई बार। तो प्लीज़ कोशिश करेंगे अभी, मतलब प्रैक्टिस में भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यार कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या कौन से ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। कोशिश करेंगे कि उनको या तो बाद में करें, जब मैं अपने एंड से सी सेट मतलब कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन, फिर कुछ बचता है तो मैं उसको सोल्व करने बैठूंगा। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा शुरू में अवॉइड करें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए मेरे हिसाब का है ही नहीं। होता है ऐसा कभी ना? कितने लोग फिर उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार हो जाए। हाँ, ये जो चीज करनी है ये केवल प्रैक्टिस के दौरान करनी है। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि यार दिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगता है, मान लेते हैं, और मैं हर टेस्ट में उसको कोशिश कर रहा हूँ सोल्व करने की, बट वो नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी में कोशिश मत करना कि यार क्या पता आज हो जाए। ठीक है, वो नहीं होगा उस दिन भी, और टाइम चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। सी सेट का पेपर 2 ही चीज़ों के लिए तो बदनाम है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में खा जाती है। हाँ, सर जो सोचा वो है ही नहीं। हाँ, पता नहीं क्या आंसर कहाँ से निकल के आता है, जो सोचा वो है ही नहीं। मैं आपकी जनवरी एंड प्रोबेबली या फरवरी स्टार्टिंग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों क्लासेज अटेंड कर लेना, जिसको भी लगता है, या तो ऑफलाइन या फिर अगर आपको लगता है डीएलए पे अटेंड करेंगे तो क्लासेज ऑफ करना। और उसमें है ना, मैं क्वेश्चंस के थ्रू है ना, सर जो पढ़ाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कराते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आंसर डिराइव करना। ठीक है, तो उस बेसिस में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो स्पीड का मैटर कैसे सॉल्व होगा, ये आइडेंटिफिकेशन से सॉल्व हो सकता है भाई। लेंथी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे, हो सकता है कुछ समय बच जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे ही नहीं, जो मैं पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, तो आपका कुछ टाइम बच सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे है ना, कैलकुलेशन फास्ट है मेरी, मैंने कुछ चीज़ें याद ही कर रखी हैं बेसिक कैलकुलेशन, तो आपका टाइम बच सकता है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद है तो आपका कुछ टाइम बच सकता है। तो प्लीज़ इन सब फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है। सी सेट का पेपर जितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आज के समय में, 2024 में फिर भी कंपैरेटिवली ईजी आया, कंपैरेटिवली ईजी आया था, लेकिन 23 वॉज अ डिजास्टर। ठीक है, शायद एक डेटा है मेरे पास कि 54 सेलेक्ट हुए थे, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इस समय पे। उसमें से शायद 40+ लोगों ने फिर से अटेम्प्ट दिया था नेक्स्ट ईयर ना, और उसमें से कितने लोग फेल हो गए थे केवल सी सेट की वजह से? शायद 7 या 8 लोग अटेम्प्ट कर पाए थे, मतलब क्लियर कर पाए थे, बाकी सब लोग सी सेट में धाराशायी। ठीक है, तो सी सेट पे फोकस रखना है। कई बच्चे अप्रैल में देना शुरू करते हैं, कई बच्चे मई में देना शुरू करते हैं। तो अभी से शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा सी सेट। हाँ, जिसको लगता है कंफर्टेबल है तो एक बार वो 2023 का पेपर सॉल्व कर ले, और अगर 23 का पेपर कर चुके हैं सॉल्व, तो फिर भी ध्यान रखें कि जो 23 के पेपर सोल्व करते हुए रिजल्ट आया था मेरा, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूँ कि मुझे कितने एफर्ट्स डालने की रिक्वायरमेंट है अभी। ठीक है, तो सी सेट में प्लीज़ आप लोग रेगुलरली ध्यान रखेंगे। ये आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए फरवरी मिड में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्प्रिंट सामने आ जाए। स्प्रिंट स्प्रिंट पता है आप लोगों को? स्प्रिंट में 2 चीज़ें हैं, एक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, दूसरा क्विज का कंपाइलेशन है। अभी भी अगर मान लेते हैं आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं या मंथली मैगजीन्स फॉलो करते आए हैं, इसको अलग से पेज पे लिख देता हूँ। अभिषेक यादव है कोई यहाँ पे, बैच 54। आपके घर से कोई कॉल आ रहा है, एक बार अटेंड कर लो। आपके फ़ोन पे आ रहा होगा या तो आप अटेंड नहीं कर पा रहे। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि करंट अफेयर जरूरी है? वाह, कितने लोग पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ना शुरू करा है या शुरू से ही लगे हुए हैं? ठीक है, कुछ घंटों से पढ़ना शुरू किया है। ठीक, देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड या करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन एक चीज होती है कि फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज न्यूज में आया, डायरेक्टली पूछ लिया, करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई पर्टिकुलरली स्कीम आई न्यूज में, क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। मान लेते हैं स्पेस मिशन कोई आया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। बट एक होता है करंट अफेयर्स बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों मिला करके मेरे हिसाब से 40 से 60% पेपर डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी साल में 40, किसी में 50-60, इतना रेशो डिपेंडेंट है। डिजास्टर वर्ष 2016 ना, कभी आप लोगों ने सुना होगा 2016 का पेपर। 2016 का पेपर करीबन 80%, 90% पेपर करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये 40 से 50-60% पेपर का मतलब है कि यार डोमिनेटिंग रोल तो प्ले कर रहा है करंट अफेयर्स, इकलौता सब्जेक्ट ना। बट इसको तैयार कैसे किया जाए, कितना किया जाए, कितना फोकस किया जाए। करंट अफेयर्स बेस्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी इज आस्किंग गवर्नर टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा, उसने 4 स्टेटमेंट्स बना दिए
ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ये करंट और ये वो करंट जो 40 साल पहले करंट में था, बुक में नहीं है ना। ताऊ देवीलाल याद है क्वेश्चन, है ना, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था। पर ये रेयर प्रोबेबिलिटी है, बट हो सकता है 3 स्टेटमेंट्स उसने स्टैटिक की पूछी, एक स्टेटमेंट उसने करंट की पूछ ली। एक तो ये हो सकता है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नर तो 12 महीने न्यूज में है ना। ऐसा कोई मन था जिसमें गवर्नर न्यूज में ना हो, है ना, वो गवर्नर ही क्या जो न्यूज में ना आए, ठीक है। लेकिन हमने स्टैटिक तो पढ़ रखा था, मैंने जो भी बुक पढ़ी XYZ, मैंने उसमें जब पढ़ा तो मैंने गवर्नर से रिलेटेड कुछ पॉइंट तैयार किए या मुझे याद हुए। बट इन्होंने कोई एक ऐसा पॉइंट पूछ लिया जो करंट अफेयर्स का था। तो एक तो ये चीज़ में मेरी करंट अफेयर्स हेल्प करता है कि आपके लिए आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है, आपके लिए जो अपडेशन आता है किसी भी टॉपिक का उस वो पता करने में बहुत हेल्प हो जाती है। दूसरा ये हेल्प हो जाएगी कि कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में था तो हो सकता है यार वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहता है। तो हो सकता है करंट अफेयर्स मुझे ये बता दे यार इस साल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस पर करंट अफेयर्स ना करके स्टैटिक ही टॉपिक, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले पूरा का पूरा। इसमें 3 स्टेटमेंट्स आई, तीनों की तीनों स्टैटिक, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब गवर्नर न्यूज़ में था तो मुझे एक बार गवर्नर पढ़ लेना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका स्टैटिक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स बेस्ड, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि यार एक हाइपोथेटिकल नंबर के 10,000 टॉपिक्स हैं, तो इस साल कितने हज़ार, कितने 4-5 हज़ार टॉपिक्स हैं हो सकता है जो ज़्यादा रेलेवेंट है इस बार के लिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो जब आप अभी मैगजीन्स पढ़ेंगे या जो भी आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है करंट अफेयर्स में बार बार आ रही है, और जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं अपना, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अभी जैसे डेप्रिसिएशन बहुत न्यूज़ में चल रहा है, हाँ, मूल्यह्रास यही बोलते हैं हिंदी में। तो हो सकता है इसके रिलेटेड स्टैटिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ में डायरेक्टली हो सकता है कि ये ना पूछे कि कितनी वैल्यू हो गई, ये वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आज यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कल तक और गिर गई, वो नहीं पूछ सकता। लेकिन वो ये पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, वो ये पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होता है ना, निर्यात पे। वो ये पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट पे क्या होता है। तो डायरेक्टली हो सकता है करंट अफेयर्स की चीज़ ना पूछ के स्टैटिक पूछ ले, बट पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स अभी अच्छे से फॉलो करते हुए चलेंगे, नॉट एवरीथिंग इन करंट अफेयर्स, बट उसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आप कोई भी मैगजीन उठाएंगे आपको लगेगा सर ये तो बहुत बल्कि है, इतनी जानकारी या कैसे इकट्ठी करेंगे हम लोग। तो मैंने एक इंटीग्रेटेड में एक क्लास में समझाया था मार्किंग, कि चीज़ों को मार्क कैसे किया जाता है। हर चीज़ हरी नहीं करनी है किताबें ना, हाईलाइटर से पूरा हरा नहीं करना होता है, उसमें से केवल काम की बात को मार्क करके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, केवल उतना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं या क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि वो तो बहुत ही छोटी स्टेटमेंट पूछ लेता है, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पूछ लेता है। मेरा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ना कि पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य याद करके क्या करेंगे, यह वह मैं हाँ तो लगा ही लूंगा ना, मैं पूरा वाक्य याद नहीं करना है, केवल काम की बातें जो है, काम की इन्फॉर्मेशन जो है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, आप उसको जब सोल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि केवल इतनी सी बात निकाल के रखेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं उसको मार्क कर लूँ, या हो सकता है कि मैं उसको आइडेंटिफाई करके किसी नोटबुक में लिख लूँ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। लेंथी नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर बना भी रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में आइडेंटिफाई करके उसको रखेंगे। इसके साथ साथ एक क्विज आती है, कितने लोग करते हैं करंट अफेयर्स की क्विज सॉल्व, फायदा होता है। टेस्ट पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स लगाने से अगर कोई स्टूडेंट मेरे को पर्सनली आगे बोलेगा ना, जैसे मुझे तो फायदा नहीं हो रहा है, मैं पर्सनली गाइड करूंगा, और हो सकता है कि 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसे भी फायदा हो, या तो वो तरीके से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर लगाने से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि यूपीएससी का पेपर जितना डाइसी हो गया है ना, आपको क्या लगता है कि आपकी नॉलेज डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगी क्या? आपने नॉलेज गेन करी, यूपीएससी के पेपर में आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे? बहुत ही ब्लीकेस्ट ऑफ चांसेस होता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ना कुछ वो ऐसी जगह पे गलत करवाने की कोशिश करेगा। तभी कहते ना बाहर आए सर बहुत आसान पेपर है इस बार, तो आंसर की चेक करने लगे तो फिर पता चल रहा है कि यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जब एक्सप्लेनेशन वगैरह देखा यूपीएससी की कीज का या जो भी कोचिंग ने बनाया, तब आपको रियलाइज होता है यार इस चीज़ में मैंने ध्यान नहीं दिया, यार इसने है ना पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट लिखवा रखा था, यार इसने है ना ओल की जगह ओनली लिखवा रखा था। ये तो बहुत कॉमन आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। ईयर्स आइडेंटिफाई करवा लेगा, ईयर्स गलत करवा देगा, ऑर्गेनाइजेशन गलत करवा देगा, लिखना था WMO IMO लिख दिया, आपके हिसाब से आपने उसको फ्लो में पढ़ दिया और आपको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कि किस लेवल पे गलत करा जा सकता था क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपीएससी का पेपर है ना, वो डायरेक्ट पेपर नहीं होता है, वो स्मूथ पेपर नहीं होता है कि आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके लिए डायरेक्ट आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए नॉलेज के साथ साथ है ना आपकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है।
प्रैक्टिस से क्या सीखता है व्यक्ति? प्रैक्टिस से मैनेजमेंट सीखता है कि इस पेपर को मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन ना आने पे भी कैसे सोल्व किया जा सकता है। आप लोग करते होंगे अभी भी, है ना? क्वेश्चन शायद ऑप्शन एलिमिनेट करके करते होंगे, है ना? कोई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके आप करते होंगे। मैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व किए जा सकते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं है, बट फिर भी उसके ऑप्शंस देख के एक बार क्या पता कोई तरीका निकाला जा सकता है और वो सोल्व हो सकता है। जैसे अभी लास्ट ईयर यूपीएससी के पेपर में वो 2-3 बार इसने कर लिया, फ्रॉग होपर पूछा था, याद है? 3 स्पीशीज दी थी उसने, उसमें से एक था फ्रॉग होपर, ठीक है? और फिर उसने पूछा था कि ये क्या है, बताओ ये 3 स्पीशीज ये क्या है, बर्ड है, इंसेक्ट है, क्या है? तो ऐसी चीजें आपको एक तो करंट अफेयर से आइडेंटिफाई होंगी क्योंकि ये न्यूज में रहे होंगे, पहला। दूसरा, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा फ्रॉग होपर एम्फीबियन मतलब फ्रॉग की स्पीशीज है, इतना इजी सवाल थोड़ी पूछेगा यूपीएससी। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक है, क्योंकि उस ऑप्शन में एम्फीबियंस भी थे। एम्फीबियन पता है ना, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबियन बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। तो वो आपको एम्फीबियन में ऑप्शन में देगा। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट सबसे पहले सोचेगा वो सबसे पहला ऑप्शन होगा किसी भी चीज के लिए, जहां पे भी उसको फंसाना है वो सबसे पहला ऑप्शन बनाएगा। सी सेट में जब आप सोल्व कर रहे हैं, उसको पता है कि इसमें अगर इसने ये कैलकुलेशन एरर करा आंसर 4 आएगा, 4 सबसे पहले ऑप्शन पे होगा। मैं इतना आसान सवाल था सर, मैंने 4 पे लगा दिया आंसर, फिर बाहर आगे देखने सर पता ही नहीं चला। हाँ, दोनों पेपर्स में ऐसा होता है, जीएस में भी होता है, सी सेट में भी होता है। तो प्लीज क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ना? हमेशा पेन पेन से मार्किंग करते हैं क्वेश्चन पेपर में। जो भी कीवर्ड है, जिस भी बेसिस पे क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है, उसका आंसर डिसाइड हो रहा है, उसको मार्क करने की रिक्वायरमेंट, आप उसको सर्कल करेंगे, नोट करेक्ट भी सर्कल करेंगे कि यार नोट करेक्ट पूछा है, क्योंकि उस पर भी आंसर डिपेंड हो जा रहा है। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि सर नोट पूछा है, आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया और आपको ये पता होगा कि वो भी आंसर में था, करेक्ट वाला भी आंसर में था कि करेक्ट कितने हैं, नोट करेक्ट वाला भी है। तो इन इन बेसिस पे भी जब आप ध्यान देंगे कि ध्यान से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस किस लेवल पे क्वेश्चन गलत कराए जा सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? प्रैक्टिस से और पीवाईक्यूज पढ़ने से। पीवाईक्यूज कितने लोग सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं? ठीक है, रेगुलरली पढ़ा करिए। अगर किसी को लग रहा है कि यार पीवाईक्यूज तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ और मैं फिर सॉल्व करने पे आ गया हूँ, आपको आंसर्स याद हो गए होंगे, तो उसको बार बार करने का बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर्स हमें याद है, हमें तैयार है आंसर्स। इससे अच्छा है कि मैं उसको एनालाइज करने बैठूं, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने बैठूं। किस किस लेवल पे एनालाइज किया जा सकता है कि यार टॉपिक कौन से रिपीट हो रहे हैं ज्यादा। आप पॉलिटी के जब पीवाईक्यू सोल्व करेंगे या पढ़ रहे होंगे, बताइए क्या? हाँ, मेरी या मेंटरशिप की? ठीक है। हाँ, एक तो आप लोगों की जो भी रिवीजन क्लासेस हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे भाई। जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, आपके लिए आइडेंटिफायर, आपके लिए आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्प्रिंट जो मैंने जिक्र किया था स्प्रिंट का, तो ये स्प्रिंट की कॉपीज आपके पास आ जाएंगी, या फिर स्प्रिंट का जो क्वेश्चंस का क्विज का पीडीएफ है ये आप लोगों के पास आ जाएगा। इसके अलावा क्या हेल्प चाहिए होती है हमारा? ठीक, आप अभी जब मेंटरशिप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे और इसके अलावा जब स्प्रिंट लगाएंगे तो आपको फील होगा डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस चीज में ना? अगर आपको ये लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का या इन सब कोचिंग का कंटेंट इस तरीके का है मार्केट में, तो मे बी आपको उस चीज का करेक्टिव मेजर क्वेश्चन पेपर्स बन सकता है ना? हर कंटेंट में, जो भी कोचिंग का है या किसी भी कंटेंट में, आप कुछ भी कमी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाई करता था मैं भी बहुत कमी आइडेंटिफाई करता था, लेकिन रियलाइजेशन इस चीज का ना हो करके कि यार ये कमी है, मेरे लिए आइडेंटिफाई होता था कि मैं क्वेश्चन सोल्व करूं जम के। हो सकता है मेरे लिए किसी फैक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्वेश्चन के थ्रू रियलाइज कर लूंगा, मॉक पेपर्स दूंगा, क्विज सोल्व करूंगा, वो ज्यादा अच्छा आइडेंटिफायर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपके लिए अपना एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो इस चीज में बहुत हेल्प होगी आप लोगों को कंटेंट को लेकर, क्योंकि 100% एप्ट कंटेंट तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी के हिसाब से है, क्योंकि हम लोग उसके रीच पे पहुंच सकते हैं, हम लोग उसके तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% क्रैक कर पाएगा कोई, मुझे तो नहीं लगता आज के समय में पॉसिबल है। बट यूपीएससी आपसे 200 में से 200 चाह भी नहीं रहा है, क्योंकि उसका पेपर का पैटर्न ही ऐसा है या उसका पेपर बनाने का तरीका ही ऐसा है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो 140, 150, 160 मार्क्स ला पाते हैं। नीट नहीं है ना कि 720 में से 720 आ जाएगा, सिलेबस डिफाइंड है कि ये पढ़ना है, ये चैप्टर्स हैं, ये किताबें हैं। नीट नहीं है, ठीक है, कि आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आ जाएंगे। यूपीएससी है, एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी सिलेबस, तो कौन कितना कवर करेगा? ठीक है, तो बेशक हो सकता है हम कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं तो शायद आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें।
तो हम लोग शेड्यूल पे थे ना, शेड्यूल दिन का, इसी पे थे। तो टॉपिक्स रिपीट कितने हो रहे हैं, एक तो ये ध्यान आ जाएगा। जब आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा यार फंडामेंटल राइट पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, प्रीएम्बल पे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार हम लोग इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को जब हम अपनी पॉलिटी में से पढ़ रहे होंगे या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़ें जब करंट अफेयर्स में आ रही होंगी कुछ भी, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो एक तो ये टॉपिक्स का रिपीटेशन, दूसरा डेप्थ आइडेंटिफाई हो सकती है कि यार क्या नॉर्मली जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कवर हो जा रहा है, नॉर्मली जो मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उससे हो जा रहा है, प्लस तीसरा नॉलेज का भी सोर्स होगा, हो सकता है ना नॉलेज का सोर्स भी। आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करा पर्टिकुलर, आपने कोई टॉपिक सोल्व करा पर्टिकुलर, उसमें जाकर के पीवाईक्यूज में आपने देखा कि यार फंडामेंटल राइट के 50 क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन देखे फिर उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी देखा, एटलीस्ट यू वेंट थ्रू दीज टॉपिक्स। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू करता हूँ कोई चीज़, हो सकता है मैं उसके एक्सप्लेनेशन के गो थ्रू करता हूँ कोई भी चीज़, उसको याद रहने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने फिगर आउट किया है क्वेश्चंस वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं दिमाग में, क्योंकि वो कंसाइज इन्फॉर्मेशन है, कंसाइज इन्फॉर्मेशन यू क्यों याद होती है। तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी जब आप ये चीज़ें देख रहे होंगे तो आपके नॉलेज का बहुत शानदार सोर्स बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखेंगे कि पीवाईक्यूज शुड बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर नॉलेज प्लस योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब आप इसको प्रैक्टिस के साथ मिक्स करेंगे, मॉक पेपर सोल्व करेंगे, तो यहाँ से भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो लगभग टॉपिक्स भी गो थ्रू आप कर लेंगे टेस्ट पेपर्स के थ्रू या क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, ठीक है। प्लीज़ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो रीड रिवाइज प्रैक्टिस, मैं लिखता हूँ ना एक बात हमेशा, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो शायद उतना बेटर रिजल्ट ना आ पाए या उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो या उतना कॉन्फिडेंस ना आए। तीनों चीज़ें रखेंगे साथ में तो कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत शानदार होगा, ठीक है। और जितना जल्दी शुरू करेंगे प्रैक्टिस करना उतनी ही जल्दी कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। डिले मत करिए, है ना। मेरे को नवंबर में दिसंबर में बच्चे बोलते थे कि सर मैं तो फरवरी से शुरू करूंगा पेपर्स लगाना, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत शानदार होंगे एमसीक्यू सोल्व करने, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे प्रैक्टिस उतना ही जल्दी एनालिसिस होगा, उतना ही जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा कि मेरा एरर का पैटर्न क्या है, मेरा एरर का पैटर्न क्या है। पैटर्न होते हैं आप सभी के एरर्स के कि मैं किस तरीके की गलतियां ज़्यादा करता हूँ, उतनी ही जल्दी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी लोग। 2023 में क्या कट ऑफ गया था, 75.41 ना जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 68.02 था। ऐसे ही करके 2022 में कितना था कट ऑफ है भाई, दो हजार बाईस में कितना था 88.22, 88 मान लेते हैं, 88.22। 2021 में 86 के अराउंड रहा होगा, 87। और 2020 में 92। 2024 में कितना रहा होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, 95, 96, 97। एक स्टूडेंट था वो कैलकुलेट करके बैठा था सर 102, पता नहीं क्या उसका नहीं हुआ, वो मानने को तैयार नहीं कि सर 100 से नीचे नहीं कटा। बट एक एस्टिमेट है कि इट कैन बी अराउंड 95 ±2, इतना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इस साल का ज़्यादातर बच्चों का जो डिटेल्स आई थी हमारे पास उसके बेसिस पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ कितना कट ऑफ हो सकता है। कितने परसेंट मार्क्स है, कितने परसेंट है, लेस देन 50। तो कितने परसेंट मार्क्स लाने पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, 50% एटलीस्ट, है ना। तो 100 मार्क्स तो कम से कम टारगेट करने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अभी आप लोग जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे, कितने लोग हैं जो 80+ मार्क्स ला पा रहे हैं, 80+ फुल लेंथ टेस्ट में, या फुल लेंथ दिया ही नहीं है, हाँ? ठीक है। सबसे पहला तो देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब से कोशिश करेंगे कि टेस्ट में अटेंडेंस मैक्सिमम जाए, ठीक है। क्लासरूम कम पड़ जाने चाहिए, और ऑनलाइन अगर कोई दे रहा है स्टूडेंट तो ये कोशिश करे कि रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट करे। हो सकता है कि वो उसी टेस्ट को डाउनलोड करके अपने पास ओएमआर का फॉर्मेट रखे, या फिर पेपर में भी मार्क करे, जरूरी नहीं है हमेशा ओएमआर होना जरूरी है, आप उस पेपर में भी आंसर्स मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओएमआर भरने का तरीका भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा कि कैसे ओएमआर भरा जाता है, बिकॉज लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो ओएमआर बहुत अच्छे से नहीं भर पाए, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टाइम भरने की कोशिश की, लास्ट के 15 मिनट में आया दिमाग में कि ओएमआर भी भरना है,
हाँ, 1 2 3 4 5 6 आंसर देखना शुरू करा, उसने लगाना शुरू करा, क्योंकि 15 मिनट है, प्रेशर है, छीन लेगा वो हमारा कोई भी। उसने चौथा आंसर पेपर में सोल्व नहीं कर रखा था, उसने चौथा क्वेश्चन पेपर में सोल्व नहीं कर रखा था, लेकिन उसने ओएमआर में कर दिया ना। उसका मान लेते हैं पांचवे का आंसर ऐसा हुआ, उसके आगे की सारी ओएमआर खराब हो गई। प्रेशर सिचुएशन में इस तरीके की गलतियां हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी करेंगे या सबसे ये होती हैं, बट सच चांसेस बाउंड टू हैपन। ठीक है, मेरा जनरली पैटर्न क्या होता है, या तो पेज वाइज ओएमआर भरे, एक पेज सोल्व करा, एक साइड है आपका, अगर आप हिंदी मीडियम में है हिंदी वाला साइड, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाला साइड, एक साइड या एक पेज सोल्व करा, उसके आंसर्स मार्क कर लें। ऐसे ही नेक्स्ट पेज सोल्व करा, उसके आंसर्स को ओएमआर में मार्क कर लें। आप लोगों के दिमाग में होगा सर बाद में रीथिंक करने की भी तो जरूरत होती है ना आंसर्स, यूपीएससी के आंसर्स कि मैं बाद में दोबारा आऊँगा पूरा पेपर देखने, फिर दोबारा सारे आंसर्स रीचेक करूँगा। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि दोबारा आएंगे ना तो आप कई आंसर्स बदल देंगे। होता है ऐसा। हाँ, एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ ना, 50-50 क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। 50-50 क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें ए बी सी डी मैंने दो एलिमिनेट कर दिए, आंसर या तो बी है या सी है। होता है ऐसा। एक तो ये है फर्स्ट, जिसमें आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, बी या सी से आगे अब नहीं बढ़ पा रहे, इन्हीं दो में से आंसर है, बट मेरा कोई एक आंसर नहीं बन पा रहा है। दूसरा बी सी डी, आपने ए एलिमिनेट कर दिया, आपने डी एलिमिनेट कर दिया, आपने बी और सी पे आ गए, बट आपको पता नहीं क्या इंटेंशन आ रहा है उसको फर्स्ट टाइम सोल्व करते हुए कि यार शायद सी ज़्यादा करेक्ट है या सी ही करेक्ट आंसर है, बट आप लोग उस चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं और आप इसको सर्कल करके छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ऐसा होता है ना। ये इंट्यूशन बेस्ड आंसर्स होते हैं, आपका इंट्यूशन या आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात बोली कि यार सी ज़्यादा करेक्ट है। तीसरा भी होता है, आपने ये एलिमिनेट करा, ये एलिमिनेट करा, आंसर इन दोनों में से ही नहीं था, ये था। ऐसा भी हो सकता है ना। बाद में आइडेंटिफाई होगा कि मेरा आइडेंटिफिकेशन सही था कि नहीं था, या मेरा एलिमिनेशन सही था कि नहीं था। तो तीन तरीके के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, बट मैं जनरली मानूंगा कि ऐसा तो आप नहीं ही कर रहे होंगे कि इनमें से कोई आंसर होगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि इन दोनों तरीके के क्वेश्चंस में 100% रिस्क लेना जरूरी है, लेना चाहिए। ठीक है, बाई चांस कोई क्वेश्चन आप अवॉइड करेंगे, अदरवाइज प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस, क्योंकि इनके ठीक होने के चांसेस 50% है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूपीएससी का पेपर जब आप सोल्व कर रहे हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस या सोल्व हो जाने के चांसेस 100% है, नहीं है ना। 3 से 4 रेशियोज बनते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलरली करना कि अगर आपको लगता है कि इन दो में से कोई एक आंसर है, उसको आंसर मान के और क्लोज करके छोड़ दीजिए, उसको चेंज नहीं करेंगे बाद में आके। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, इसको सर्कल किया, वो सेकंड आइटनरी उसमें आया, सेकंड रिटरेशन में आया, उन्हें सेकंड टाइम उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसका मन बदल गया, अब उसको बी आंसर ज़्यादा सही लगेगा। एंड ठीक ठाक चांसेस में मोर देन 50%, मतलब मैं 70-80% चांसेस में ये गलत कर दिया उसने, सी ही करेक्ट आंसर था। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए आप लोग अपने जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स इजाफा करने में। 100% जो करेक्ट है ना, कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को अब इसका 100% आंसर पता है कि ए ही आंसर। ऐसे कितने क्वेश्चन होते होंगे पेपर में? 20-30, मैक्सिमम 40, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40। ये वो क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर पता है, यू आर डायरेक्टली एबल टू मार्क ए बी सी डी अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं 30+, अगर मैं मान के चलूँ कि 30 से बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप किस बेसिस पे सोल्व कर रहे होंगे? ना, आप मैनेजमेंट के बेसिस पे सोल्व कर रहे होंगे, आप इन सब बेसिस पे सोल्व कर रहे होंगे ना, कोई स्टेटमेंट एलिमिनेट करके सोल्व कर रहे होंगे, बट डायरेक्टली नहीं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। और यही प्रैक्टिस आप लोग 33% वाले चांसेस पे भी, जिसमें 33% चांसेस उसको भी करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर आपके हैं, अब आपने 30 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करे, आपको लगेगा 60 नंबर तो बन गए, इसमें से भी तो गलत होंगे ना। यूपीएससी है ना, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए इसमें से गलत, टेंडेंसी शुड भी कि इसमें से गलत ना हो बिल्कुल भी। लेकिन बाई चांस अगर 2-3 क्वेश्चन का इसमें भी गैप निकल आता है, तो 4 क्वेश्चन का गैप निकल आता है, तो हो सकता है मेरा यहाँ पे 50 से 60 के बीच में स्कोर बनेगा। मुझे पहुँचना तो 90+ है या 100+ है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम है। ठीक है, अभी अपन एक चार्ट बनाते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। कितने लोगों को लगता है 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए? एनी स्पेसिफिक रीजन है भाई? एक्यूरेसी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इसकी एक्यूरेसी मतलब हो जाते हैं एक्यूरेट। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, 24 वाला, तो उसमें बन गया था सही जीएस में कितना? तो 70 से बना हुआ तो नहीं ना, 95 कट हो गया था।
ओके ठीक है। नेक्स्ट है कि 71 से 80, 81 से 90 एंड 90 प्लस। ठीक है, ये रेंज बहुत अच्छा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ पे? इसी रेंज में मैं ये भी अगर इंक्लूड कर लूँ तो कितने लोगों को लगता है कि ये रेंज ठीक है? मतलब दोनों 80 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए पेपर में, कितने लोगों को लगता है? हम लोग एक काम कर लेते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं 80 प्लस क्वेश्चन। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में थे ना, एक जस्ट एक क्वेश्चन है, और जब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपको 80 प्लस क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, और जो पहले कम करते थे, इंप्रूव मतलब मार्क्स बढ़े घटे क्या हुआ? बढ़े। तो बाकी लोग भी सुन लो कि भाई बढ़े हैं मार्क्स। ठीक है, मतलब देखो मैं है ना इस चीज़ को लेकर के एकदम 100% कंपल्शन नहीं बोलता हूँ कि आपको 90 प्लस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए या 80% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, कई बार आपकी एक्यूरेसी हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ब्रिलियंट है, तो हो सकता है कि मैं सोल्व कर लूंगा कम क्वेश्चन, बट गिवन द ट्रिकीनेस ऑफ यूपीएससी है ना, जो आप आंसर सोच के जाते हैं, कई बार आंसर वो नहीं मिलेगा आपको, और आपका ईजी क्वेश्चन का भी आपको लगता था कि सबसे आसान सवाल था, उसका भी आंसर कई बार आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है, रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अभी तो हमारे प्रैक्टिस के दिन चल रहे हैं, तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई करिए कि आप लोग 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हर पेपर। क्वेश्चंस डायरेक्टली का मैंने आपको बता ही दिया कि आप कितने क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे। दिस नंबर विल वेरी फ्रॉम 20 टू 40 मैक्स, कि आपको डायरेक्ट पता होंगे। इसके बाद आपका सारा रिस्क है, रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए। जितने ज़्यादा आप रिस्क लेने की टेंडेंसी बनाएंगे, हो सकता है धीरे धीरे पैटर्न आइडेंटिफाई होगा और आप उन क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इतने क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको ये लगता है कि सर हो ही नहीं पा रहा है, 10 टेस्ट लगा लिए, 15 टेस्ट लगा लिए, सर मेरी एक्यूरेसी सोल्व ही नहीं हो पा रही। ठीक है, तब हम इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे, एल्स दिस कैन बी योर रेंज। ये तो नहीं, इसमें मैं बहुत सपोर्टिव नहीं। 60 से 70 क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन भी गलत हो गए, जो कि हो जाते हैं, यूपीएससी है। 90 क्वेश्चन करें, 60 ठीक, 30 गलत, कितने मार्क्स आएंगे? कितने आएंगे? आपके पास 30 क्वेश्चन गलत करने का लीवर है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है। यही चीज अगर आपकी 25 हो गई ना प्रैक्टिस से, ये 65 हुआ, कितना बन जाएगा फिर? जिनका सी सेट अच्छा हो बताओ। हाँ, 110 प्लस, कंफर्टेबल पोजीशन एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने करे अटेम्प्ट 60, कितने ठीक करने पड़ेंगे 100 प्लस लाने के लिए? गलत वाले पे बात कर लेते हैं ना, ठीक छोड़ो, गलत पे बात कर लेते हैं कि आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, मैक्सिमम। और यूपीएससी का पेपर जब आप सोल्व करने बैठे हैं और आप इस चीज़ के लिए श्योर शॉट है कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद ना सरकार को नाम भेजेंगे भारत रत्न के लिए। ठीक है, नॉमिनेशन जाएगा कि यार इसने ना 55 क्वेश्चन सोल्व करके यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला, तो इसको अलाउ करना चाहिए इस बार के लिए, पद्म विभूषण तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए उसी हिसाब से, ये 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, इसमें आप लोग सीखिए कि एलिमिनेशन, एस्टिमेशन, रेड फ्लैग्स, कैसे ना आते हुए क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाता है ना, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अपने एरर्स पे काम करिए एंड रीच दिस लेवल। ठीक है, करेंगे सब लोग, एटलीस्ट ट्राई करिए। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर हम फिगर आउट करेंगे चीज़ों को, बट एटलीस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें मैंने लास्ट उसमें बताई थी, मतलब इंटीग्रेटेड वाले में मैंने बताई थी, आप लोगों को भी बता देता हूँ। एक तो एसएसआर, जानते हैं एसएसआर? कुछ बच्चे जानते होंगे एसएसआर क्या होता है। सुशांत सिंह राजपूत है? नहीं, किसी भी विद्यार्थी की सामाजिक जिम्मेदारियां, जैसे क्या क्या जिम्मेदारियां होती है इस विद्यार्थी की है? क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे? गरीबों की क्या? इनका कहना है गरीबों की सहायता करना। हाँ, कर लेंगे, गरीबों की सहायता है ना, ऑफिसर बन के करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो एक्शनेबल होगा। अभी की सहायता तो पैसे से हो सकती है, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? या फिर रोड क्रॉस करा देंगे ज्यादा ज्यादा, वो कहेगा मेरे को करना ही नहीं था, आपने फिर भी करा दिया। हाँ,
ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हो सकता है आप ऑफिसर बन के किसी डिसेबल्ड के लिए कुछ अच्छा प्रोविजन बनवा सकते हैं, है ना, गरीबी दूर करने के लिए कुछ अच्छे प्रोविजन बना सकते हैं, अपने शहर में काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा एक्शनेबल है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए तो गरीबों की मदद करना इज नॉट अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर कज़न की शादी में जाना है, 6 दिन की छुट्टी चाहिए सर, 6 दिन गायब है ना? कई लोग 10 दिन गायब है क्योंकि घर के काम भी कराने हैं सारे उसी में। अब शादी तो 6 दिन चली या 6 दिन का था सारा, इसके 6 दिन पहले तक सुरूर रहेगा कि जाना है जाना है जाना है, तैयारियों में लगेगा, इस वापस आने के 6 दिन बाद तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप ये सोच के देखिए कि आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया अपना किसी भी फंक्शन में, मतलब मैरिज इज जस्ट अ मेटाफर, किसी भी चीज़ में आपने टाइम इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप लोगों का मन कर रहा हो, जैसा स्नोफॉल हो रहा है ऊपर तो पहाड़ों में बढ़िया घूम के आना चाहिए, तो जाने से पहले 6 दिन ट्रिप का वो रहेगा शुरू, और आने के बाद 6 दिन रहेगा रीस्टार्ट। समझते हैं आप लोग, जब रीस्टार्ट करना होता है पढ़ाई, 2 दिन का भी गैप होता है ना, तो भी रीस्टार्ट करने में बहुत जोर पड़ता है पढ़ाई। फील करते हैं ये चीज़ आप लोग? तो गैप क्यों लाना है ना, गैप नहीं लाने देना है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप लोग अगर अपने घर भी जाते हैं, घर पे केवल मिलने जाते हैं, उस दौरान भी अगर आपको लगता है कि यार वापसी आऊँगा तो मेरे को पढ़ाई में दिक्कत होती है, प्लीज़ फील करिए अभी अगले 5 महीने 25 मई तक कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस या मिनिमम सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल यही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीफोनिक भी हो सकती है कि यहाँ बैठ के बुआ और मम्मी के लड़ाई सुलझा रहे हैं, होता होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कुछ बच्चे करते होंगे, है ना, परिवार में कोई दिक्कत चल रही है, आप उसके सूत्रधार हैं ना, आपको लगता है कि मैं अब इस चीज़ को सोल्व करके ही मानूंगा और आज ही 3 घंटे की वार्तालाप करूंगा घर पे और मुझे लगता है आज के बाद रिजॉल्व हो जाएगी। ये भी आपके लिए बहुत ही रेयर केसेस में वो अर्जेंट है। क्या आपको लगता है या आपके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी? या तो आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैं नहीं होऊंगा तो ये दिक्कत सोल्व नहीं होगी, ये लड़ लड़ मर जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा मत मानिए, ठीक है? आप लोगों को उन लोगों ने केवल इस चीज़ के लिए फ्री कर रखा है कि आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है? मुझे तो नहीं लगता घर वाले कोई काम एक्सपेक्ट करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा, मैं नहीं मानता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि ऐसा है कि वैसा हो सकता है, लेकिन जनरली आप लोग जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, कोई घर वाला आपसे कोई काम एक्सपेक्ट नहीं करता होगा, केवल ये बोलते होंगे कि पढ़ाई कर, मैं उसके अलावा सारे काम कर रहा हूँ। मैं चाय भी पीने जा रहा हूँ बाहर, तो मैं 4 लोगों को साथ में लेके जाऊंगा, अकेला तो नहीं जा रहा, चाय अकेले थोड़ी पी जाती, चाय पे चर्चा होती है, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 4 लोग बैठेंगे वहाँ चाय पे चर्चा होगी, 2 लोग वहाँ के आसपास वाले, क्योंकि नोएडा है, नया माहौल है, आसपास के लोग यूपीएससी से परिचित होना चाहेंगे, तो मेरे को लगेगा कि अब मैं ज्ञान वितरण करूंगा तो आसपास के लोग सुनेंगे, है ना? फिर जब भी मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, यार ये बच्चा ये बोलता है बहुत बढ़िया, यूपीएससी का प्री हो नहीं रहा है, ठीक है? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, है ना, मतलब हंसने के लिए ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारियां समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, प्लीज अवॉइड करिए, अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, एक बार करके तो देख लेते हैं, ठीक है? एक बार टाइम इन्वेस्ट करके तो देख लेते हैं, एक अटेम्प्ट ऐसा देके तो देख लेते हैं कि यार क्या पता कुछ इस साल बहुत शानदार हो। लेकिन अगर इंटेंट मतलब मन में है कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, इतने टेस्ट देने, डेली रात को सोने से पहले सोचते होंगे कल से तो सर सोने से पहले कल से पढ़ाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने टेस्ट लगा लूंगा, नेक्स्ट डे आते हैं मोटिवेशन गायब, है ना? ये सबके साथ मतलब है प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये सब ना, कि जी प्लीज कॉलेज के एग्जाम्स में तो 2 दिन पहले पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है क्या? मैं तो 2 दिन पहले पढ़ाई होती है कॉलेज के एग्जाम्स की, उससे ज्यादा तो ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये है सामाजिक जिम्मेदारी, सब लग गए सोल्व करने ना। कॉलेज के एग्जाम्स जब भी आएंगे आपके ना, इट कैन बी अ बैरियर इन योर स्मूथ प्रिपरेशन, मैं मानता हूँ, है ना, और कॉलेज के एग्जाम जनरली अप्रैल और मई के बीच में ही होते हैं जनरली, तो ये एक बैरियर हो सकता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर्स प्रीलिम्स, है ना, 2025 का प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देना है, उन पेपर्स को केवल इतना मैनेज कराएंगे कि यूपीएससी का फॉर्म भर पाए, ठीक है? आपके कॉलेज के मार्क्स कोई नहीं पूछ रहा है, मैं जस्ट सेइंग, ठीक है? केवल एक क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, और फिर भी अगर आप यूपीएससी की कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट कौन सा ग्रेजुएशन में, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हैं, अरे बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, आप चिंता मत करिए। मैं अभी जॉब करने के दौरान ही आई फिनिश्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, उससे किया। मैंने उनके पेपर्स का 1% नहीं पढ़ा एंड आई स्कोर्ड 72%। अरे बस अपने लिए अप्लाई करिए ना, क्योंकि आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, आप जो अभी पढ़ रहे हैं उन सब चीजों के बेसिस पे, यू विल बी एबल टू मैनेज दोज एग्जाम्स, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बट फिर भी 2 दिन पहले पढ़ के आप उसको निपटा सकते हैं, और ये चीज डिसाइड रखना है
केवल वही दिन नहीं होंगे जो मेरा यूपीएससी का रिजल्ट डिसाइड कर रहे होंगे। मेरा पूरा साल मैंने कैसे बिताया वो डिसाइड कर रहा होगा कि मेरा इस साल कैसा एग्जाम है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में फंस गया था 7-6-7 दिन ना प्रीलिम्स से पहले, तो मेरा प्रीलिम्स खराब हो गया। हमने पूरा साल क्या किया था वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। हमने अभी क्या किया, वो एक बात मैं बोलता हूँ ना, कौन सी हो पीक टाइम अभी है ना। इस चीज़ को 3 जगह लिख लेना है। कहाँ कहाँ? एक तो अपने रूम में, एक जहाँ पे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ पे, या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे, और एक यहाँ पे कि पीक टाइम अभी है। किसी को लगता है कि पीक टाइम मार्च में आएगा, किसी को लगता है कि पीक टाइम अभी आएगा अप्रैल में आएगा। गलत सोच रहे हैं। आज आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उस हिसाब से करिए, आज कल परसों, फिर उस हिसाब से शेड्यूल चलेगा। ठीक है, तो एक तो ये स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई प्लीज इस चीज़ को गायब कर लीजिएगा जीवन से, कुछ दिन गायब हो जाओ ना, केवल घर वालों से बात हो। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ना हो कि दिख ही नहीं रहा है, कल से लाइब्रेरी में ही नहीं दिख रहा, गायब भी हो गया। हाँ, ऐसा भी नहीं करना है, बट है ना, मेंटली ऐसा करना है आप लोगों को कि साइड में कौन बैठा है इस चीज़ से फर्क भी ना पड़े, मैं अपना कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठाक टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ पढ़ाई में, और बेफिजूल की बातें जो मेरा टाइम किल करती हैं उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान ना। ठीक है, तब जाकर के आप रिग्रेसली प्रिपेयर कर पाएंगे, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आप जो चाहते हैं जैसा हो वैसा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस रह जाएंगी, चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखेंगे। और एक वो इसके साथ साथ एक वो पीक टाइम अभी है, ये भी वो सुने होंगे ना आप लोगों ने, विद्यार्थी पंचलक्षणम। हाँ, आप पता सबको है ना, फॉलो कितने लोग करते हैं, इसमें 2-4 चीज़ें और जुड़ गई हैं। सोशल मीडिया अवॉइडर, हाँ, फिर ये रील्स से, मैंने पता है एक मैंने कुछ बच्चों को देखा वो रील्स से पढ़ाई कर रहे हैं भाई। वो वीडियो मतलब ये छोटी छोटी रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं ना, इन सबसे वो पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने सेव कर रखी है अपने फ़ोन में 150-200 रील्स कि सर ये मेरे को रिवाइज करनी है। मैंने उनसे पूछा कितनी बार करी है, वो सर आज तक तो नहीं हुई है, क्योंकि जब मैंने एक रील चलाई एल्गोरिदम ने दूसरी दिखा दी, मेरे को 1 घंटे का पता ही नहीं चला मेरा 1 घंटा कहाँ चला गया। होता है ना ऐसा, पता है होता है, क्योंकि आप कर रहे हैं ऐसा ना कि रील्स चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी बोर नहीं होता है, क्योंकि हर मिनट या हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, बोर कभी नहीं होने देंगे, और आपको टाइम का पता नहीं चलने देंगे कि कितना समय बीत गया। कई बार आप रियलाइज करेंगे कि सर 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ चीज़ें थोड़े दिन के लिए अवॉइड करिए, जितना हो सके मिनिमाइज करिए ना। बच्चे कहते हैं सर फिर रिफ्रेश कैसे हों, री एनर्जाइज कैसे हों हम लोग, बताइए। हाँ, मैं इस पे बात करूंगा एक बार ना। इसके एक लिख के भेज दो मुझे, बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दिया कि क्या डाउट था। हाँ, तो मैंने आपको शेड्यूल में ये चेंजेस समझाए थे कि अगर आप सिलेबस कोई भी पर्टिकुलरली पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट है ठीक ठाक तैयार है, आप दूसरा जो कवर नहीं हो पा रहा है उसका समय उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन अल्टर दिस थिंग। रील्स और शॉर्ट्स, इस चीज़ पे प्लीज़ मिनिमम फोकस रखें, क्योंकि ये आप उसके लिए कंज्यूमर है। रील और शॉर्ट्स एक प्रोडक्ट है, आप उसके लिए कंज्यूमर है, और वो ये चाहता है, वो बनाई ही इसी तरीके से जाती है कि आप लोग उनको यूज़ करें, आप लोग उनको देखें, आप लोग री एनर्जाइज हों। है ना, री एनर्जाइज के चक्कर में 2 घंटे चले गए, फिर टेंशन हो गई। है ना, टेंशन गायब करने के लिए रील्स देखनी शुरू करी, रील्स देखे फिर टेंशन हो गई, सर 2 घंटे चले गए। ठीक है, तो प्लीज़ मैनेज एंड डिसाइड योर टाइम इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली। बहुत टाइम वेस्ट करने का समय है नहीं हमारे पास। ठीक है? इसके अलावा 4-5 बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार करेंगे, अभी के लिए ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सर एसी बंद करवा दीजिए, पहला डाउट। हाँ, प्रीलिम्स में क्विक बुक को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। इन्होंने पूछा है सर क्विक बुक को प्राथमिकता देंगे क्लास नेट्स को, आप क्विक बुक को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, हाँ, मेरा हमेशा एक पॉइंट मेरा हमेशा वैलिड रहेगा, या हमेशा एक पॉइंट में सजेस्ट करूंगा, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिपीटेडली पढ़ते रहिए, किसी भी नए रिसोर्स के चक्कर में बहुत मत पड़िएगा। ठीक है, रिवाइजिंग वन रिसोर्स 10 टाइम्स, है ना, या फिर 3 सोर्स को 2-2 बार पढ़ना, ये हमेशा आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, एक वो मैं लर्निंग चार्ट समझा देता हूँ, सिनर्जिज्म कैसे होता है। आपका स्टैटिक का नॉलेज प्लस आपका करंट अफेयर्स, अभी आपने समझा था कि स्टैटिक और करंट किस तरीके से लिंक्ड है, एंड तीसरा आपके टेस्ट पेपर्स। इन तीनों का सिनर्जिज्म आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये लगता है कि सर स्टैटिक नॉलेज में मेरा साइंस बहुत शानदार तैयार नहीं हो पाया, आपको ये पता होना चाहिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, तो आप लोग साइंस पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ से तैयार हो जाएंगी। टेस्ट पेपर करेंगे, सोल साइंस के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक बेस यहाँ पे होंगे, यहाँ से तैयार हो जाएंगे। एट द एंड गोल है तैयारी करना, या वो सारी चीज़ें कवर कर लेना। सोर्स कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि केवल स्टैटिक से ही होगा,
कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो जाएगा, बट होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ छोड़ ही देंगे, है ना, अपने एंड से कवर करिए। लेकिन अगर कोई टॉपिक, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट छूट जाता है तो या तो यहाँ से भी कवर हो सकता है या यहाँ से भी कवर हो सकता है, पर ये कवर होगा, ये जरूर मान के चलिए। इवन नेक्स्ट क्लास में ना वो प्रीलिम्स वाला मेथड या किसी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो टेस्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने लगाया वो तरीका, टेस्ट पेपर सोल्व करने वाला, एनालिसिस वाला, फायदा होता है ना, प्लीज़ उस चीज़ को, वो बहुत लिटरली बहुत बेनिफिट करता है उन्हें, ठीक है। मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो क्योंकि उसमें 40 मिनट्स 1 घंटा लगता है उसको समझाने में। सर देखो, मेंस में कुछ डायमेंशंस सेट होते हैं या कुछ टॉपिक सेट होते हैं, कुछ एरिया सेट होते हैं कि किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ने होते हैं, है ना। 13 से 14 या 15 डायमेंशंस मैं हमेशा समझाता हूँ। जैसे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है वे फॉरवर्ड हो सकता है, हो सकता है पोटेंशियल हो सकता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मेंस के लिए जब मुझे पढ़ना था तो मुझे इस फॉर्मेट में पढ़ना था, है ना। इन सबसे संबंधित मुझे पॉइंट्स प्रिपेयर करने थे, इन सबसे संबंधित मुझे चीज़ें तैयार करनी थी। लेकिन प्रीलिम्स में आप जैसे ही जाएंगे, है ना, तो आपका फोकस ज़्यादा फैक्ट्स की तरफ हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स की तरफ हो जाएगा, बेसिक डेफिनेशंस। हो सकता है इन्हीं की कोई जानकारी होगी, बट कोई पिन पॉइंटेड जानकारी होगी। मेरा, क्योंकि मुझे पेपर लिखना नहीं है मेंस में, मुझे पेपर लिखना नहीं है, बल्कि मुझे आइडेंटिफाई करने हैं स्टेटमेंट्स, पहचानने हैं। इट कैन बी फैक्ट, इट कैन बी अ कॉन्सेप्ट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो इस चीज़ से आइडेंटिफाई करेंगे कि आप लोग प्रीलिम्स में ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दें। प्रीलिम्स में इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जानकारी किसी भी चीज़ की ज़रूरी। अब मान लेते हैं फूड फोर्टिफिकेशन में पढ़ो। फूड फोर्टिफिकेशन समझते हैं आप लोग ना। अब फूड फोर्टी मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड करना या उसकी क्वालिटी इंक्रीज करना, किसी भी फूड प्रोडक्ट की फूड फोर्टिफिकेशन होता है। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड या तो ये हो सकता है कि मैं उसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लूँ, मेंस के लिए 4 से 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर लो, हो सकता है 4 से 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे लिखने के लिए है ना, क्योंकि आपको वो अपने आंसर बुकलेट में उतारने हैं। लेकिन इसी में फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, कौन सी टेक्निक से या कौन सी स्पीशीज में कौन सा मिनरल या कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड हुआ, इस तरीके की जानकारी फूड फोर्टिफिकेशन की प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में काम नहीं आएगी। मेंस में मे भी एक एग्जांपल की तरह गोल्डन राइस पढ़ सकते हैं, पता है गोल्डन राइस ना, तो वो मेंस में एक एग्जांपल की तरह काम आएगा, प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन बन सकता है उसका एग्जाम। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में मेंस ओरिएंटेड चीज़ें, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, पोटेंशियल, है ना, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल गायब कर देनी है, बहुत ध्यान नहीं देना इन चीज़ों। कॉलेज टाइम के लिए मुझे गांव जाना पड़ेगा, टाइम कैसे मैनेज करें। गांव में भी पढ़िए ना, 2 दिन पहले एग्जाम का पढ़िए, बाकी दिन अपना मैनेज करिए। इसके अलावा गांव में देखो, गांव में इंटरनेट मुझे लगता है आज के समय में लगभग पेनिट्रेट कर चुका है हर जगह पे, तो क्विज सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के चले जाइए, डिसाइड कर लीजिए कितने दिन जाना है गाँव, उस हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल लेकर चलिए। घर से जाते हुए किताबें अपना, मतलब घर जाते हुए किताबें लेकर के जाइए और उस हिसाब से टाइम मैनेज करिए। गांव शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस, या जगह शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस पढ़ने के लिए। हाँ, ये हो सकता है सर गाँव में या घर में, गाँव के घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है ना, पूरा दिन बच्चे खेलते रहते हैं, घर वाले काम बताते रहते हैं, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको अपना टाइम उसी तरीके से मिनिमाइज करना पड़ेगा गांव जाने वाला, और घर वालों को ये समझा के रखना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए क्योंकि मुझे पढ़ना है। बच्चों को दो भागा, छोटे बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो भगा देंगे हम लोग। जिनका सी सेट टॉपिक कंप्लीट नहीं है वो कैसे मैनेज करें। एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, अगर सी सेट कवर नहीं है पूरा। इसके अलावा कुछ क्लासेस हम लोग अभी देंगे सी सेट क्विक बैच में, तो वहाँ से भी आप लोग जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं एक बार फटाफट गो थ्रू कर सकते हैं 1.5 की स्पीड पर लगा कर। सी सेट में एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, फिर उसके बेसिस पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस सी सेट में बहुत मैटर करता है। कॉन्सेप्ट हो सकता है आप एक बार क्लास से गो थ्रू करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो समझ में आना तब तक फ्रुक्टिफाई नहीं करेगा, तब तक बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। तो फटाफट गो थ्रू करने के लिए सी सेट का क्विक बैच, और इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नया रिसोर्स शामिल करने का एक पॉइंट आया कि सर नया रिसोर्स कितना शामिल किया जा सकता है, यहाँ पे तो आज वो लग जाएगा अंबार ना। नया टॉपिक अगर आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक आपको लगता है ना, मैंने बताया ना 3 चीज़ों का सिनर्जिज्म बहुत जरूरी है, ये और ये। हो सकता है स्टैटिक के नोट्स पढ़ते हुए आपका कोई टॉपिक कवर नहीं, आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसको एनालाइज कर रहे होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे होंगे, वो तब तैयार हो जाएगा, डोंट वरी। इस चीज़ को लेकर के मैं एक पूरी किताब उठा लूँ, कोई नहीं, है ना, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ या मैं दृष्टि के नोट्स पढ़ता हूँ, मैं डीडी बसु पढ़ूंगा, है ना, मैं सुभाष कश्यप पढ़ूंगा, और ऐसा मत करिएगा।
प्लीज़ कोशिश करेंगे कि तीनों के सिनर्जिज्म से होगा। यहाँ नहीं पढ़ा गया तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, पर आप तीनों चीज़ें कर रहे हो साइमल्टेनियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मेरी दो क्लास चल रही हैं और 3 क्लास कर रहे हैं अभी। सीसेट की भी क्लास चल रही है। ऑप्शनल पढ़ लिया है लेकिन तैयार नहीं है। जीएस का रिवीजन भी है लेकिन कंप्लीटली तैयार नहीं है। सर परीक्षा में बैठे या ना बैठे? ठीक है, देखो इस पे एक ओपिनियन ये हो सकता है कि अगर आपको 25 में बैठना है, कंपल्शन है कि यार 25 में अटेम्प्ट देना ही देना है, तो इसमें ये हो सकता है कि आपको एक आधी क्लास या तो मे बी ऑप्शनल की आपको स्किप करनी पड़ेगी, अभी तैयार नहीं करना, छोड़ देना ऑप्शनल, एकदम एकदम छोड़ देना ऑप्शनल, और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर करना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं आपकी क्लासेस में जो भी चल रहे हैं, या तो वो अबाउट टू फिनिश, अभी खत्म होने वाले हैं, या तो उस बेसिस पे डिसाइड करिए और 1.5 की स्पीड पे लगा के आप उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका क्लास में ना आकर के या तो उसको ऑनलाइन मोड में 1.5 की स्पीड पे लगा करके उसको देख सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। और अगर मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स की क्लासेस बची हैं, हो सकता है गवर्नेंस की क्लासेस बची हो, है ना, हो सकता है कि एथिक्स की क्लासेस बची हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस बची हो, तो उनको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये 20-25 क्वेश्चंस के टॉपिक होते हैं। 20-25 क्वेश्चंस हम आपसे मेंस मेंटरशिप में सोल्व कराएंगे और आपके टॉपिक्स तैयार होंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक ज़्यादा ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक्स नहीं है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं है जिनके लिए आप अभी परेशान होंगे। अभी आप एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के डिसाइड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब कंपैरेटिवली बहुत इजीली हो जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे करके 5-6 सब्जेक्ट्स बहुत ही आसानी से, आई आर करंट अफेयर्स बेस्ड है बट बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं इन सब्जेक्ट्स मेंस में। ये तो पूरा पेज भर के दे दिया है। मैं है ना अगली क्लास में इन सारे डाउट्स को ले जाता हूँ ना, क्योंकि अभी टाइम मुझे लगता है हो गया है और बहुत दूर जाना है। कितने लोगों को यहाँ से मुखर्जी नगर जाना है? क्या करोल बाग जाना? तो मेरे साथ चलिए। इंडिया एयर बुक मैं है ना, देखो पूरी बुक पढ़ने के बहुत फेवर में नहीं होता हूँ, बहुत मोटी है। ठीक है, इंडिया एयर बुक तो सब कुछ कंपाइलेशन बना के देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, देखो अभी 5 से 7 मिनट बचा है 8 बजने में। मैं 3-3.5 घंटे 4 घंटे आराम से पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो चार्ट में ढूंढ लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक तो किस समय पढ़ना है। ठीक है, आज सब लोग एक काम करेंगे, क्लास से रूम पहुंचते ही सबसे पहला काम सब लोग करेंगे कि मेरी लाइफ का 24 आवर्स कैसे बीत रहे हैं, आज करेंगे। मैं अभी भी लिखवा सकता हूँ, आप लोगों को 2 मिनट दूंगा। ठीक है, कि आप लोग अपना 24 घंटा जीवन का कैसे बिता रहे हैं, आज के समय में कैसे जाता है। ठीक है, लिखो लिखो आप लोग अपना 24 आवर्स कैसे स्पेंड कर रहे हैं, पूरा टाइम लाइन लिखना है कि इतने बजे उठना, इतने बजे से इतने बजे ये, फिर इतने बजे से इतने बजे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, 24 घंटा बिताइए कैसे करते हैं। देखो आप लोगों का शेड्यूल है, साइड वाला नहीं बता पाएगा ना, तो बात मत करिए, केवल लिखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चल रहा है? कितने लोग आसानी से लिख पाए कि मेरा 24 घंटा कैसे बीत रहा है? दिस डिसाइड्स कि आप अपने बारे में कितना जान रहे हैं, या मैं लिटरली कुछ स्पेंड कर रहा हूँ पूरा दिन। अदरवाइज जिसका डेली अलग बीत रहा है ना, समझ रहे हैं, जिसका डेली अलग बीत रहा है ना, आज कहीं और है, कल कहीं और है, आज यहाँ चाय पी रहे, कल वहाँ पी रहे हैं, आज ये क्लास ले रहे हैं, कल नहीं ले रहे हैं, कल सो गए हैं, है ना, फिर दोस्त के साथ कहीं घूमने निकल गए। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू डिसाइड योर 24 आवर्स, दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हर एक हिस्से को अगर मैं हर एक हिस्से को 3 घंटा काउंट करके भी चलता हूँ,
देखिए दिस कैन वेरी फॉर इंडिविजुअल्स, है ना, हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा हो, किसी के लिए कम हो सकता है मैं बहुत ही फास्ट रीडर हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही स्लो रीडर हूँ, तो वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो 3 आवर्स इंटू 4 12 हो गया, ठीक है। पूरा दिन में इसके अलावा तो कोई काम नहीं है हमें, 24 घंटे हैं। 24 घंटे को आप मान के चलिए कि 7 से 8 घंटे की नींद हो गई। मेरे को लास्ट क्लास में किसी ने बोला कि सर 10 भी हो जाता है, क्या करें, 10 भी हो जाता है, और किसी दिन मौसम एकदम ही चिल्ड है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, सर ये 12 भी हो जाता है। उठा, खाया पिया, फिर सो गया सर। रूटीन में तो आना पड़ेगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा सो गए आप लोगों ने ऐसा टाइम वेस्ट किया, तो जब आप उठेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार शिट गलत कर दिया मैंने। नहीं होगा, फिर खाएंगे फिर सो जाएंगे ना, ये ऐसा भी हो सकता है। तो 7 से 8 घंटे उन्होंने एवरेज नींद के ले लेते हैं हम लोग। कितने बचे? 16 बचे। जो 6 घंटे सो रहा है उसके लिए ठीक है, उसके पास एडिशनल 1-2 आवर्स, ठीक है। तो ये 16 घंटे बच गए। अभी 16 घंटे में मैं मान लेता हूँ कि 2 आवर्स या 1 आवर डेली रूटीन मान लेते हैं, 2 आवर्स मान लेते हैं, 2 आवर्स डेली रूटीन मान लेते हैं। कुछ लोग जिम भी जाते हैं भाई, कितने लोग जिम जाते हैं? ये जिम की बॉडी है। मैं इनको उठाऊंगा नहीं, वरना जिम बदनाम हो जाएंगे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। 2 घंटे इसके निकाल, जिम छोड़ दो भाई, 2 घंटे बचेंगे, ठीक है। तो 16 घंटे, 14 घंटे बच गए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा मान लेते हैं भाई, चाय भी पीनी है, हाँ। बाकी ठीक, आने जाने का, इधर उधर जाने का समय, लाइब्रेरी आने का समय हो सकता है 1 से 2 घंटा। तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके पास 12 to 13 आवर्स बचते हैं ऐसे, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे में खाना बन सकता है, कितनी बार बनाना है, कितनी बार बनाना है? एक ही बार, सर्दियों में तो एक बार बनता है, सुबह बनाया शाम तक सही चलेगा वो, ना? क्या क्या कह रहे हैं? ठंडा हो जाता है। कहा कि चेष्टा भगवत ध्यान स्वानिंदा पहाड़ी, हाँ, इस चीज़ का ध्यान देना पड़े। मेरे पास इससे भी पहले एक स्लिप आई हुई है बहुत अच्छी, मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ। सबसे पहला किसी ने एक स्लिप भेजी है, सर चाय की व्यवस्था अगर लाइब्रेरी में हो जाए। इनका इनका पॉइंट है ही नहीं, इनका पॉइंट है सर बाहर जाने में टाइम वेस्ट होता है मेरा, लाइब्रेरी में चाय की व्यवस्था कर, ठीक है। आप लोग प्री क्लियर करो, मैं मेंस में करा दूंगा, पक्का प्री में मैं करा दूंगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। जब मैंने अभी एक बार ये कंप्लीट करके फिर इस नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये 12-13 घंटे इन्वेस्ट करिए। देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जोक्स अपार्ट, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो आप इसमें भी कटौती करने की कोशिश करेंगे ना। मतलब एग्जाम के आसपास आपके हाथ में कई बार किताब ही होती है, चाहे आप कहीं पे भी, है ना। तो मैं ये मजाक नहीं करूंगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आप टॉयलेट में भी गए तो किताब लेके बैठ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज लिटरल। आप कभी मेंस वाले बच्चों से पूछ के देखिए एक बार, ठीक है। तो वो सही में बहुत, मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, योर सीरियसनेस एंड योर, क्योंकि रिवीजन बहुत फटाफट करना है ना, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करना है चीज़ों का। जो पॉलिटी आप आज एक सप्ताह में या 10 दिन में पढ़ रहे होंगे, एग्जाम के आसपास आप उसको एक दिन में 2 सब्जेक्ट निपटा देंगे, ऐसा होता होगा, है ना। एक दिन में पॉलिटी निपटा दे रहे हैं पूरी की पूरी, तो वो पेस कैसे आएगा? वो इसी तरीके से आता है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इनटू स्टडीज। तो इस तरीके से आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि यार करंट पे 3 घंटा नहीं देना चाहिए, ठीक है, 2 आवर्स दीजिए, 1 आवर को इधर या फिर इधर, जहाँ पे भी आपको लगा या कुछ पिछला छूट गया है उसको कवर करने में लगाइए। बहुत ही सिस्टमेटिक आपको प्लान करना पड़ेगा, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि लूज टाइम टेबल होना चाहिए। मेरा लूज टाइम टेबल से मतलब क्या है? लूज टाइम टेबल से मतलब है कि अगर आधा पौना घंटा या कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो भी जाते हैं या कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो परेशान नहीं होना, नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, बट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि सर आज का सिलेबस खत्म नहीं हो, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, दैट वी आर नॉट एबल टू फिनिश द थिंग्स जो भी एक दिन में डिसाइडेड था, और उस चीज़ को लेकर के नेक्स्ट डे स्ट्रेस में है, उस दिन का भी नहीं पढ़ पा रहे, स्ट्रेस के चक्कर में उस दिन का भी नहीं पढ़ पा रहे। तो प्लीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, आप लोग उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करें और अपने टाइम को मैनेज करें। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, या हो सकता है 8 घंटे के बजाय 7 घंटे सोएंगे, बट पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो शेड्यूल इस तरीके से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने डे को प्लान कर सकते हैं। आप लोगों के, आप में से कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट क्यों ना पढ़े ना। सर आज मैं पढ़ने बैठा, मेरे को पूरा दिन पॉलिटी पढ़ना चाहिए, आता होगा किसी किसी के मन में, या किसी की हैबिट होगी इस तरीके की कि सर पूरा दिन पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही मोनोटोनस टास्क हो जाता है,
आप जल्दी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 4-5 दिन या बाद आपको रियलाइज होने लगेगा कि यार दिमाग में ना कुछ घुस नहीं रहा और आप बोर हो गए हैं पढ़ाई से। तो वो बोरियत दूर करने के लिए ना, वो मोनोटोनस ना लगे, एंड इंटरलिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स बढ़ाने के लिए, वो इंटरलिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स बढ़ाने के लिए मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। कई बार आप पाएंगे कि हिस्ट्री के नॉलेज से या ज्योग्राफी के नॉलेज से आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई सोल्व कर दिया, ऐसा कई बार करेंगे। ज्योग्राफी की नॉलेज से एनवायरनमेंट सोल्व कर दिया, ठीक है। तो वो इंटरलिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी है, और आपका रूटीन मोनोटोनस नहीं होगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता है ना, तो वो फील भी करता होगा इस चीज़ को कि 3-4 दिन बाद एग्जॉशन आ जाता है, और वो पढ़ भी रहा है। 6-7 घंटे उसने पॉलिटी पढ़ ली, 8 घंटे आज पॉलिटी पढ़ ली उसने, 4 घंटे की पॉलिटी ही गई है दिमाग में, उसके बाद तो सब गायब है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि टाइम इस हिसाब से डिवाइड करें अपना आप लोग, कि बोर भी फील ना हो और एक ठीक ठाक सब्सटेंशियल पोर्शन भी कवर करें। सब्सटेंशियल पोर्शन मतलब कि ठीक ठाक पोर्शन कवर हो जाए। ऐसा भी ना हो कि सर 1 घंटा दे देंगे GS1 को, 1 घंटा शुरू करेंगे इतनी देर में खत्म हो जाएगा, वो कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समय जरूर दिया जाए, क्योंकि फ्लो बनाने में ही बहुत समय लग जाता है कई बार। तो शुरू में तो कई बार ऐसा होता होगा दिमाग कहीं और है, मन तन यहाँ है, मन मनाली है ना। पैराग्राफ पढ़ना शुरू करा, पैराग्राफ खत्म हो गया, खत्म होने पर रियलाइज हुआ यार क्या पढ़ा, ये भी ध्यान नहीं आया, फिर दोबारा से शुरू करते हैं उसको पढ़ना। होता है हाँ, ये क्यों होता है? ये एब्सेंट माइंड होने की वजह से होता है। तो एब्सेंट माइंडेड ना होकर के, अगर आपको लगता है इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर रिस्टार्ट करिए। बट माइंड के थॉट्स गायब करने। क्या थॉट्स? सर गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, बात करना है, लिखा है इसमें। सर गर्लफ्रेंड बात करने के लिए बहुत बोलती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ। अवॉइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, लड़की बोलेगी कि सर बॉयफ्रेंड ऐसा बोल रहा है, वो मान ही नहीं रहे बात करने के बिना, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। देखो हो सकता है कि लिटरली क्रिटिकल इशू है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उम्र भी यही है, एग्जाम की उम्र भी यही है ना। कैसा कैसा दुविधा से भरा बनाया ना कि सर ये रिलेशन की या प्यार करने की उम्र भी यही है, एग्जाम भी इस उम्र में हो रहा, हम करे तो करे क्या, फंस गए, ठीक है। तो या तो प्यार ही कर लो या पढ़ाई कर लो, दोनों तो नहीं हो रहा साथ में, बहुत रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों चीज़ें साथ में चले, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर दोनों ही तैयारी कर रहे हैं तो सपोर्टिव होना पड़ेगा एक दूसरे का। जब तक सपोर्टिव नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही डन ब्रेकअप, नहीं है ना, या आज ही ढूंढने चले जाएंगे सपोर्टिव, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना दिमाग में आ जाए कि सपोर्टिव ढूंढ लेते हैं, सर आज ही मैं ढूंढता हूँ कौन मेरी मदद करेगा। प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फोकस जो होना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई बहुत नियमित करेंगे। अगर कोई ऐसा डिस्टर्बेंस कॉज करता है तो आपको ब्रेक देने की जरूरत है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स वाले दिन है ना, क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए। ऐसा ना लगे पेपर देने के बाद यार इस साल शायद ज़्यादा मेहनत कर सकता था, प्रीलिम्स वाले दिन ही रियलाइज होता है शायद इस साल में ज़्यादा मेहनत कर सकता था। वो मेहनत करने के दिन आज, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे ना, जिसने भी लास्ट ईयर का प्रीलिम्स दिया होगा और क्लियर नहीं कर पाया होगा, तो उन सबको ये लगता होगा उसी दिन या नेक्स्ट 1 महीना मोटिवेशन रहा होगा, शायद इस साल ज़्यादा मेहनत कर लेते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ज़्यादा दे दिए होते, तो आई वुड हैव क्लियर दिस एग्जाम। आज ही समय है, आज 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक्स्ट्रा दे लो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे थोड़ा सा इस तरीके से मतलब सोचिए या थॉट प्रोसेस बनाइए कि आज का इन्वेस्टमेंट प्रीलिम्स वाले दिन काम आएगा। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही शानदार बात बोली, क्या? स्वेट मोर ड्यूरिंग पीस, ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। क्या मतलब है ना, जब शांति भरे दिन है उस समय पसीना ज़्यादा बहेगा, ताकि वॉर के समय में खून कम निकले, चोट कम लगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। बात हो सकता है छोटी लगेगी कि ये क्या बोल दिया, लेकिन बहुत सीरियस बात। आज मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, आज गलतियाँ ज़्यादा कर लीजिए क्वेश्चन पेपर्स में, उसको एनालाइज कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, सो दैट यूपीएससी में वो गलती ना हो, यूपीएससी में उस लेवल पे मिस्टेक्स हम ना करें, ठीक है। कुछ टॉपिक्स पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज से शुरू करिए और कल से कोशिश करेंगे कि शिफ्ट में आएंगे आप लोग अपनी अपनी शिफ्ट में, ताकि जल्द ही आप लोगों के पास जिस तरह के मैसेज होंगे। कम्युनिकेशन का मेथड व्हाट्सएप रहेगा, इसके अलावा डीएलए पे नोटिफिकेशन आते हैं, डीएलए पे नोटिफिकेशन ना, डीएलए पे नोटिफिकेशन रहेंगे। बाकी जो भी समस्याएं होंगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, छोटी समस्याएं बहुत जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग। प्रीवियस पीवाईक्यू से भी काम चल जाएगा कॉन्सेप्ट से, लेकिन कॉन्सेप्ट की कोई बुक नहीं है तो लेनी पड़ेगी, कोई एक होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की बुक। सी सेट दृष्टि की बुक ले लो, सी सेट, या एक अरुण शर्मा आती है, अरुण शर्मा ले सकते। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अच्छे से करेंगे सभी लोग, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।